वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब ये वीडियो देख रहा है उसके अकॉर्डिंग। दिस इज अंकिता अरोरा। वी हैव स्टार्टेड विद TCS टेक। कंप्लीट हो गया होगा। जिन लोगों ने देखा है उन्हें समझ में आया होगा कि TCS हैव टू बी स्टडीड इन दिस वे। इतना तो एटलीस्ट हमें पढ़ना ही चाहिए था, because we are in CA final, and in fact if you are in IPCC you should know all these things about TCS, because deep knowledge does not require your level कि आप किस level पे हैं। whether you are in IPCC, whether you are in CA final, TCS इतना पता होना चाहिए। so I have given you that। Coming to TDS करते करते क्या हुआ, when I recorded the first lecture for TDS for you, what I felt it's going to be lengthy। ऑल्दो TDS इतना बड़ा नहीं है, बट TDS हैज़ लॉट्स ऑफ व्हाट जुडिशियल, जो भी हमारे केस लॉज हैं उसमें बहुत सारे जुडिशियल केस लॉज हैं। उसके बाद हम बोले तो उसमें बहुत सारे सर्कुलर है, क्लैरिफिकेशन है, एंड आई कांट अफोर्ड टू स्किप दैट एट दिस लेवल व्हेन वी हैव टाइम, व्हेन वी कैन प्रिपेयर DT इन डिटेल, व्हेन आई हैव प्रॉमिस्ड यू दैट इफ़ you are watching these videos of mine you won't be required to watch any other class। तो मेरा बनता ये है कि I will give you the quality work, I can't skip out anything। तो उसमें क्या हुआ, when I have recorded the first part, what I felt is it will be unnecessary, थोड़ा लेंदी हो जाएगा एंड मैं इतना ज़्यादा पार्ट कवर नहीं कर पाऊँगी। तो I have taken break for 2 days। कल मैंने अपलोड नहीं किया था, परसों भी आई थिंक 2 दिन मैंने ब्रेक ले लिया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, whosoever, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं, दे नो कि मैंने वहाँ पे पोस्ट किया था दैट आई एम प्रिपेयरिंग द चार्ट्स। एंड ऑनेस्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल का पूरा दिन चार्ट में निकला है बनाने में। स्टिल द चार्ट्स आर नॉट कंप्लीट। अभी भी चार्ट्स कंप्लीट नहीं है, अभी भी मुझे उन्हें कंप्लीट करना है, बिकॉज आई एम गिविंग यू अ बाइफर्केशन ऑफ TDS कि किस बेसिस पे हमें ईजिली TDS यहाँ तक रिटेन रहेगा। बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड थिंग इज लर्निंग, एंड थर्ड थिंग इज रिटेनिंग। तो 3 कॉन्सेप्ट आप फॉलो करो, अंडरस्टैंड करो, लर्न करो, रिटेन करो। CA फाइनल करने से, CA बनने से, या फिर CA IPCC से CA फाइनल में आने से अगर कोई रोक दे तो बताना। 3 थिंग्स, अंडरस्टैंड, लर्न एंड रिटेन, यही तो 3 चीज़ें चाहिए। एंड माई क्लासेज आर बेस्ड ऑन दिस 3 थिंग्स। ओके, तो आप TDS पढ़ने का तरीका देखो। चार्ट्स हैं, लेकिन चार्ट आपको लास्ट पार्ट में ही दे पाऊँगी मैं। क्यों लास्ट पार्ट में दे रही हूँ, एक तो पहली चीज़ यही कि वो कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरा, वो चार्ट आपको मेरे पूरे वीडियो को सुनने के बाद रेफ़र करना है, तब आपको इजीली समझ में आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने चार्ट में बाइफर्केशन किए हैं। तो बाइफर्केशन करने के बाद मुझसे आपने एक एक कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो फिर आपको चार्ट्स लेना। चार्ट में कुछ जगहों पे स्पेस रखी है मैंने, वहाँ आपको क्या करना है, केस लॉ के डायरेक्ट क्या लिखने हैं, समरी लिखनी है। खुद आप इसलिए लिखेंगे क्योंकि जब आप खुद लिख रहे होंगे तो यहाँ पे रिटेंशन और ज़्यादा होता है। तो इन दिस वे वी आर गोइंग टू कवर TDS। फर्स्ट इज़ व्हाट, सबसे पहले आप मेरा एक्सप्लेनेशन लेंगे। फर्स्ट इज़ द एक्सप्लेनेशन। सेकंड पार्ट में हो सकता है ये जो TDS पार्ट 2 में रिकॉर्ड करूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट पार्ट की रिपीटेड लगे आपको, बिकॉज मैंने थोड़ा सा ट्रैक चेंज किया है TDS पढ़ाने का, यू नो दैट। तो फर्स्ट पार्ट से हो सकता है बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड मिले, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना ही है। एज आई सेड, टोटल 4 लेक्चर्स होंगे, तो आई एम ट्राइंग कि 4 लेक्चर्स में पूरा कंप्लीट हो जाएगा TDS। ऑल्दो रिपीटेशंस हैं फिर भी, बिकॉज TDS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स यू विल फाइंड इन योर पेपर जो TDS से ही आता है। So what I am going to do, I am going to explain each and every concept including case law in the lecture। आपको चार्ट मिल जाएगा, चार्ट से आपको रेफ़र बैक करना है, रिवीजन उसी से करना है, और जो जो चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि एडिशनल फिर आपको लिखनी है तो आप साथ में अपने नोट्स बनाते जाना, क्योंकि जो चीज़ें मैंने चार्ट में कवर की है वो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगी कि ये चार्ट में कवर्ड है, ठीक है। तो ये शॉर्ट वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था कि TDS का हम कैसे करेंगे। तो आप बार बार बीच में मत बोलना कि मैम हमें चार्ट अपलोड कर दो, चार्ट अपलोड कर दो। मैं चार्ट अभी नहीं, लास्ट पार्ट में अपलोड करूँगी। उसके पहले आपको पूरे वीडियो सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चार्ट की जो ड्राफ्टिंग है बाइफर्केशन से हुई है, और इस बीच में मुझे टाइम भी मिल जाएगा। मैं आपका अलॉन्ग विद द वीडियो आई विल बी कंप्लीटिंग द चार्ट्स, ठीक है। तो कलरफुल चार्ट्स हैं वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बाइफर्केशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बाइफर्केशन कैसा होगा वो मैं आपको बताती जाऊँगी कि मैंने किस बेसिस पे बाइफर्केशन किया है।
बाइफरकेशन, चलो मैं यहीं बता देती हूँ। बाइफरकेशन इज मेड, कैसे बनाया गया है बाइफरकेशन? रेसिडेंस, जैसे क्या होता है यहाँ पे पेमेंट बेसिस पे कई जगह हमें TDS डिडक्ट करना है, तो वी हैव टू डिडक्ट TDS ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट बेसिस। फिर उसमें है कुछ जगह रेसिडेंट के लिए ही डिडक्शन होना है, कुछ जगह नॉन रेसिडेंट के लिए। तो कौन कौन से ऐसे TDS हैं जो सिर्फ रेसिडेंट के हैं, कुछ कौन से नॉन रेसिडेंट के, कौन से क्रेडिट और पेमेंट विच एवर अर्लियर बेसिस पे सिर्फ रेसिडेंट के हैं, कौन से क्रेडिट और पेमेंट विच एवर अर्लियर बेसिस के नॉन रेसिडेंट के, और कौन से बोथ के हैं। तो उन्हें सबको बाइफरकेशन करने के बाद आई हैव मेड अ क्रक्स, मैंने एक क्रक्स बनाया, और वो क्रक्स आपको रिविज़न के लिए डैम श्योर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो लेट अस मूव टूवर्ड्स द TDS चैप्टर। और TDS चैप्टर करने के बाद आपको ये जो मैंने क्रक्स वगैरह चीज़ें की हैं, दैट विल बी रियली 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 बेनिफिशियल फॉर यू। सो डू फॉलो द प्रोसीजर दैट आई हैव टोल्ड यू, डू रिविजन अकॉर्डिंग टू दैट क्रक्स। जो छोटे छोटे नोट्स मैंने दिए हैं चार्ट में वो आपको मिलेंगे। जस्ट वेट फॉर द चार्ट, डोंट कमेंट कि मैम चार्ट अभी अपलोड नहीं है, दैट विल बी अपलोडेड ओनली एंड ओनली इन द लास्ट पार्ट। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द TDS का सेकेंड नंबर पार्ट, एंड होप you are enjoying the lectures. It's beneficial for you. If the lectures are beneficial, do share it, because I'm giving all my efforts and you know my efforts are at very high level. Instead I'm not charging anything, but I want कि अगर किसी को बोला है कि क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो मतलब क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, and that is it. Okay, so let us start with what? Let us start with the TDS part number 2. Okay. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग, दिस इज अंकिता अरोरा बैक विद डायरेक्ट टेक्स्ट TDS फॉर यू। एज सेड, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि TDS के चार्ट्स आर रेडी, बट 90% ऑफ द चार्ट्स आर रेडी इन ओवरऑल 1.5 day। मैम इतना टाइम सिर्फ TDS को कैसे लग सकता है? इसलिए लग सकता है बिकॉज बाइफिकेशन लिखना, फिर एक भी चीज़ें आपके लेवल पे नहीं छूटनी चाहिए, तो एक एक चीज़ें देख के आई हैव जस्ट प्रिपेयर्ड दिस चार्ट, एंड इट्स नॉट बेसिकली चार्ट, इट्स नोट्स फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे 14 पेज का अभी क्या है, सिर्फ सेक्शंस कवर किए हैं हमने। अभी आगे और कम से कम 5-6 पेजेस के आपके पास ये नोट्स आने वाले हैं, बट व्हाट आई कैन गारंटी दैट दिस नोट्स विल बी वेरी मच बेनिफिशियल टू यू। ओके, सो वी हैव इन TDS ऑलरेडी ये तो देख लिया कि मोड्स ऑफ टैक्सेशन क्या है, टैक्स कलेक्शन क्या है, दैट इज मोड्स ऑफ टैक्स कलेक्शन इज TDS TCS, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। एंड डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, कब डायरेक्ट पेमेंट करना है, तो दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इन पार्ट नंबर फर्स्ट। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन स्किप अप दिस। ओके, तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को स्किप कर रही हूँ बिकॉज अननेसेसरी हम लोग रिपीटेशन नहीं लेंगे। सर्कुलर ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज सर्विस टैक्स के से रिलेटेड जो है, या फिर हमारा सब्सटीट्यूशन ऑफ सर्विस टैक्स विद GST का है, ये भी हमने फर्स्ट पार्ट में कवर अप किया है। नाउ सी व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द बाइफरकेशन, राइट? सो बाइफरकेशन यहाँ स्टार्ट होता है। कैन यू सी, दिस इज पेमेंट बेस्ड। सो पेमेंट बेस्ड जितने भी रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल है, दैट whether it is a resident, whether payment is made to resident, whether payment is made to a non-resident, it doesn't matter whether you are paying to resident, it doesn't matter whether you are paying to non-resident, TDS is required to be deducted, and this is category number 1, that resident non-resident but on payment basis। तो first category हो गई हमारी payment basis पे resident and non-resident। In this category we have already done with TDS on salary, that is been done in part number 1. Part number 1 of TDS we have already covered TDS on salary, so we are not going to cover, we will not cover this over here. This will lead to unnecessary extension of the lecture. Okay, इसके बाद आता है क्या, इसके बाद वी हैव ऑलरेडी डन विद 192 2D। 192 2D कहाँ है? फर्निशिंग द प्रूफ, येस वी हैव ऑलरेडी डन। सो दिस यू कैन व्हाट लिंक ओवर हेयर, जो मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं, तो ये तो आप लिंक कर सकते हो। कवरिंग नेक्स्ट इज व्हाट 192
A 192(2)A regarding what? Payment of accumulated balance to employee. Have we done this? Yes ma'am, we have already done this. हमने ये भी कर लिया है. एंड कब कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, कब कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, ये रहे वो कंडीशन दैट रूल नंबर 8 डिफाइंस. रूल नंबर 8 में डिफाइन होते हैं, और अदर देन दिस कुछ भी होता है तो टैक्सेबल है. दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन पार्ट नंबर 1. ठीक है. नाउ पार्ट नंबर 1 में ये भी किया क्या हमने, 194B दैट इज रिलेटिंग टू विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल. विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल, जहाँ पे अगर टैक्स जो है, टैक्स की रिकवरी क्या होता है, अगर काइंड में आपका क्या है कि आपने विनिंग इज इन काइंड, आपकी काइंड में विनिंग है, एंड टैक्स रिकवर्ड फ्रॉम विनर, विनर से टैक्स भरवाना है या फिर खुद कंपनी टैक्स भरेगी, उसके ट्रीटमेंट हमने देखे थे. यस वी हैव सीन दिस इन पार्ट नंबर 1. मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, इसलिए बता रही हूँ बिकॉज यहाँ पे अपने चार्ट पे शिफ्ट हो गई हूँ, तो कई जगह क्या है बाइफर्केशन में हो सकता है कि कुछ चीज़ें रिपीट होंगी, तो हम रिपीट करने की जगह मैं आपको बता रही हूँ कि दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन पार्ट नंबर 1. तो आप लोग पहले पार्ट नंबर फर्स्ट देख लो, आपके बहुत सारे सेक्शंस छोटे छोटे मैंने वहाँ कवर करवाए थे, वो कवर अप हो जाएंगे, फिर यू विल बी फाइंडिंग दिस ईजी कि आप इससे लिंक कर पाओगे इन चार्ट से. ठीक है. Now covering what? 194DA. Now covering what? 194DA. And 194DA is about what? 194DA is payment of life insurance policy. 194DA is regarding the payment of life insurance policy. ठीक है. अब what is covered over here? So let us start our discussion from here कि 194DA जो है, 194DA में ये कहा गया है, if the payer, if the payer क्या करता है पेयर, यहाँ पे बोला है any person who is responsible for paying to resident. as you already know कि यहाँ पे सिर्फ रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट की बात हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रही थी, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट की बात हो रही थी, और साथ में पेमेंट बेसिस की बात चल रही थी. टिल नाउ वी वर कवरिंग रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट एंड पेमेंट बेसिस. और उस रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट में कैन यू सी दिस, यहाँ पे एक ही ऐसा एक्सेप्शन टू दिस सेक्शन है, दैट इज 194DA. एंड अकॉर्डिंग टू 194DA ओनली रेसिडेंट को अगर पे किया जा रहा है तो पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन है. व्हेन पेमेंट बेसिस है, पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन है. व्हेन रेसिडेंट को, ओनली टू रेसिडेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट होता है. तो एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेसिडेंट अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट अगर किसी भी रेसिडेंट को किया जाता है, in that case if this payment is not exempt under 1010D, this payment should not be exempt under 1010D. 1010D में कुछ दिए हैं पॉलिसी के परसेंटेज, अगर आप वो पॉलिसी परसेंटेज पे करते हैं तो exempt है, अदरवाइज exemption नहीं मिलेगा. So this should not be covered here under 1010D. And if it is not covered here under 1010D, then at the time of payment, when payment is made, TDS at the rate of 5% is deducted on net income. TDS is deducted at 5% on net income. ये नेट इनकम क्या है, ये हम देखेंगे, बट यहाँ और लिखा है if this payment exceeds, if the aggregate amount of such payment, aggregate amount of payment exceed 1 lakh. What have been said over here, यहाँ पे इतनी सी बात कही गई है कि हमें क्या करना है. if we are paying for what, if we are paying for life insurance, any person who is responsible for paying life insurance policy का amount to any resident person, then when the payment is made, whenever the payment is made, then 5% on the net income, 5% on net income, aggregate amount, if
more than 1 lakh TDS to be deducted, ऐसा बोला है. Is it so simple to understand? यहाँ पे देखो क्या ये बहुत सिंपल है? तो यहाँ पे यस ये बहुत सिंपल है, बट यहाँ पे आया है एक अमेंडमेंट. This section is an amendment section. Previously क्या था यहाँ पे? Previously 1% of the payment at the time of payment क्या होता था? TDS was 1% on gross amount. TDS कितना था? 1% था. It was 1% of the gross amount. इतना TDS डिडक्ट होना चाहिए था. बट फिर क्या हुआ यहाँ पे? आप ग्रॉस अमाउंट सपोज 10 लाख रुपीज़ रिसीव कर रहे हैं. इफ़ यू आर रिसीविंग 10 lakh एज अ ग्रॉस अमाउंट, हाउएवर सपोज 4 lakh is paid as premium. Suppose 4 lakh is what paid as premium. तो ये तो सही बात है ना कि एक्चुअल में जो अर्निंग है, एक्चुअल में जो इनकम है, दैट इनकम इज ओनली 6 lakh. That income is only 6 lakh. So the TDS should be deducted, tax should be deducted on income, not on gross amount, because the person would claim this 4 lakh as an expenditure. He will be claiming this 4 lakh what? As an expenditure. So in actual this 6 lakh is his income, and on income tax should be deducted, not on this gross amount. Are you getting this point? So यहाँ पे ये चीज़ आई, तो यहाँ पे फिर हमारी निर्मला सीतारमन जी जो है उन्होंने क्या किया? शी सेड नाउ कि ओके यू आर करेक्ट, नाउ इट वुड नॉट बी ग्रॉस अमाउंट, नाउ इट वुड बी नेट इनकम. दैट मीन्स दिस 6 lakh TDS would be deducted on this net income. बट एक चीज़ बताओ, यहाँ 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट था, यहाँ उन्होंने क्या कर दिया? 5% ऑफ नेट इनकम. 5% ऑन द नेट इनकम, इधर से परसेंटेज इंक्रीज कर दिया और यहाँ पे ये नेट इनकम डिक्रीज हो गया. तो ओवरऑल थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ेगा TDS पे, यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है. एंड कंडीशन इज स्टिल द सेम. कंडीशन यहाँ सेम रखी कि अगर ग्रॉस पेमेंट जो है, द ग्रॉस पेमेंट यहाँ पे ये जो हमारा ग्रॉस पेमेंट है, इफ़ दिस ग्रॉस पेमेंट इज़ मोर देन 1 lakh, if this gross payment is more than 1 lakh तो भी TDS डिडक्ट होगा. मीन्स फॉर डिडक्शन ऑफ TDS you have to see the gross amount. If gross amount is more than 1 lakh, TDS would be deducted, but TDS would be deducted at net income and at a percentage that is 5%. किस परसेंट पे डिडक्ट होगा? दैट विल बी डिडक्टेड एट 5%. एंड वाई दिस हैज़ बिन डन, ये एक और रीज़न ये था कि नाउ अगर ये चीज़ हो जाती तो ना ऑटोमेटिकली क्या होगा? देयर विल बी मैचिंग. द इनकम एज पर TDS रिटर्न विल मैच ऑटोमेटिकली विथ रिटर्न ऑफ इनकम. रिटर्न ऑफ इनकम एंड TDS रिटर्न जो है, TDS रिटर्न और रिटर्न ऑफ इनकम मैच करेंगे. इसका क्या मतलब है? देखो, प्रीवियसली TDS कटता था हमारा 1% ऑन ग्रॉस अमाउंट. दैट मीन्स TDS क्या था? TDS के रिटर्न में जो इनकम बुक होती थी, प्रीवियसली द TDS वर डिडक्टेड एट 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट. दैट मीन्स द इनकम अकॉर्डिंग टू TDS रिटर्न वॉज 10 lakh. ओके, however in return of income the assessee would claim this 4 lakh premium as an expense and he will claim income as 6 lakh. so this goes unmatched. यहाँ पे unmatched रहता था, फिर क्वेरी आती थी, फिर प्रूफ करते थे कि हमने तो यहाँ इतना प्रीमियम भरा है, हमारी नेट इनकम इतनी नहीं हुई है, तो ब्ला ब्ला सिनेरियो चलता था. लीगल प्रोसीडिंग्स बहुत सारी चल जाती थी AO के सामने. इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस अब क्या हुआ? जब TDS ही नेट पे कटेगा, when TDS will be deducted at net amount, तो automatically there will be matching between the TDS return and return of income. Automatically there would be a matching between the TDS return and return of income, and this is your 194 DA. I hope you have understood this very well. This is 194 DA and यहाँ पे हो गया पेमेंट बेसिस पे रेसिडेंट के लिए सिर्फ एक आता है 194 DA. We have already done with 192, we have done with 192A, 194B and 194BB we have already done. That was related to winning from horse race. Now covering 194N, this is a new section. Now covering 194N, and this is a new section that is recently added in your course. So let us start with it.
अब ये 192N क्यों आया? तो 192N आने का रीज़न ये था, कैशलेस इकोनॉमी इज बीइंग फोकस्ड। अभी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कहाँ जाता है? मोर एंड मोर फोकस इज ऑन कैशलेस इकोनॉमी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ समझना, वी आर एनालाइजिंग दिस। तो यहाँ पे क्या है, दे वॉन्टेड टू डिस्करेज वॉट, दे वॉन्टेड टू डिस्करेज दैट कैश ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन वगैरह यहाँ पे क्या करने थे, इन्हें डिस्करेज करने थे। जस्ट चलो, तो यहाँ पे क्या था, दिस 194N, वाई दिस 194N, दिस 194N was to withdraw cash, to what, discourage the cash withdrawal। ये 194N बेसिकली है TDS on cash withdrawal, पेमेंट टू एनी पर्सन वेदर इट इज रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। अगर कैश विड्रॉल हुआ है, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, cash withdrawal happens and this cash withdrawal is from what, it is from bank। okay, बैंक से cash withdrawal हुआ है, on this cash withdrawal TDS would be deducted। यहाँ पे TDS डिडक्ट करना ही है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? in order to discourage that cash transaction, but obviously they want to discourage what, they want to discourage cash transaction। Just keep in mind one thing, unless and until you will know the reason for the amendment in an act, you won't be able to grasp it for a long time, because आप रट रहे हो, और रटना तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता नहीं है। इसलिए आप उसके रीज़न को समझोगे, रीज़न को समझने के बाद नथिंग विल बी टफ फॉर यू। और दूसरा, ये मेरे लेक्चर्स थोड़े लंबे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मैं बोल भी देती हूँ 4 पार्ट, 3 पार्ट, 2 पार्ट्स, बट कई बार उससे डबल भी हो जाते हैं। बट यू नो व्हाट आई बिलीव इन, गिव क्वालिटी टाइम टू योर स्टडीज़। रश मत करो, रश करके 100% कोर्स कवर करने से अच्छा है 80% कोर्स कवर करके 100% श्योरिटी लेना। सो चॉइस इज़ योर्स। चलो, तो यहाँ पे कैश विड्रॉल को यहाँ पे TDS में लेके आए, क्योंकि डिस्करेज करना है क्या, कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है एवरी पर्सन, दैट मीन्स हु इज गिविंग द मनी, दैट इज पेयर। एवरी पर्सन वेदर इट इज बैंकिंग कंपनी, एवरी पर्सन वेदर इट इज व्हाट, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस। Every person, whether it is banking company, cooperative society or post office, if they pay to any person, यहाँ पे देखो कौन है, resident और non-resident, any person whether it is resident, whether it is non-resident, then they have to deduct TDS at the rate of 2%। if they have to deduct TDS at 2% on a sum that exceeds 1 crore, on a sum that exceeds what, on a sum that exceeds 1 crore if withdrawn in aggregate, either एक बार या फिर in aggregate आपने एक financial year में more than 1 crore withdraw किया है, तो above 1 crore, suppose 1 crore 20 lakh you have withdrawn, तो अगर 1 crore 20 lakh withdraw किया है, तो on this 20 lakh they will deduct what, on this 20 lakh they will deduct the TDS। this is the first section जहाँ पे excess पे TDS डिडक्ट हो रहा है, ओवरऑल पे होता है। यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन है एक्सेस का, दैट इज 194N, और एग्रीगेट पे है। ठीक है, अब इट डजेंट मैटर व्हेन, क्या मैटर नहीं करता, अब यहाँ पे फ्रॉम 1 और मोर अकाउंट मेंटेन बाय रेसिपिएंट, एक या एक से ज़्यादा अकाउंट से करना है, अकाउंट वाइज नहीं है, ये अकाउंट वाइज नहीं है, आपने एक अकाउंट से विड्रॉ किया या फिर मोर अकाउंट्स मेंटेन बाय द रेसिपिएंट और मोर अकाउंट्स, 1 और मोर अकाउंट, एक या एक से ज़्यादा अकाउंट है आपके, डजेंट मैटर, बट इफ द विड्रॉल अमाउंट एक्सीड्स, if the withdrawal amount exceeds 1 crore, then on excess of 1 crore 2% TDS would be deducted। How much? 2% of the TDS would be deducted। यहाँ तक बात समझ में आई? यस मैम, यहाँ तक बात समझ में आई। अब नाउ द मोटो ऑफ दिस सेक्शन वॉज टू डिस्करेज कैश ट्रांजेक्शन, पर यहाँ गवर्नमेंट
जो है गवर्नमेंट अगर वो ट्रांजैक्शन करे तो वहाँ डिस्करेज की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट है वो। पीपल क्या है, पीपल टैक्स एवेजन करते हैं, तो पीपल आर एंगेज इन टैक्स एवेजन, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। बट गवर्नमेंट हो गया, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस और एटीएम ऑपरेटर और एनी क्लास ऑफ पर्सन दैट्स इन द ऑफिशियल गेजेट, central government will notify class of person that is notified by the central government in official gazette. So on this person जहाँ पे ट्रैकिंग इजी हो जाती है, तो वहाँ पे ये सेक्शन ऑफ TDS इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड। आर यू गेटिंग द लॉजिक? कि गवर्नमेंट हो गया, बैंक, कॉर्पोरेट सोसाइटी या फिर पोस्ट ऑफिस या फिर एटीएम विड्रॉ ऑपरेट करने के लिए जो वाइट लेबल जिनको मिलता है, या फिर पर्सन जिन्हें खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, तो दिस इज ऑब्वियस कि वहाँ ट्रैकिंग इज इजी। सो यहाँ पे नो रिक्वायरमेंट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ TDS डिडक्शन। एंड दिस सेक्शन ऑफ TDS डिडक्शन हैज़ बीन ये कब, आई एम सॉरी, ये कब एप्लीकेबल है? तो दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 सितंबर 2019, 1 सितंबर 2019 से ये एप्लीकेबल है। दैट मीन्स बिफोर दिस डेट नो TDS, बिफोर दिस डेट नो TDS इज एप्लीकेबल। इस डेट से पहले कोई TDS एप्लीकेबल नहीं है। दैट मीन्स बिफोर दिस डेट इवन इफ यू विड्रॉ मोर देन 1 करोड़, बिफोर दिस डेट इवन इफ यू विड्रॉ मोर देन 1 करोड़, नो TDS would be deducted. Before this date, even if you withdraw more than 1 crore, no TDS would be deducted. TDS is applicable only after this date. अब यहाँ पे एक बात समझने की आती है, and that's so important. यहाँ पे क्या बात समझने को आती है, देखो समझो। So, यहाँ पे कुछ चीज़ें हम समझते हैं। Let us analyze this section. The first point of analysis is that this 194N, that is regarding the cash withdrawal when exceeds 1 crore, whether from bank, whether from cooperative bank, whether from the post office in previous year, this section applies to resident as well as non-resident। ये बात तो पक्की हुई, ठीक है। Therefore, even if an NRI withdraws, suppose एक NRI है, एक NRI ने withdraw किया amount of 120 lakh, okay, 120 lakh he withdraws, let's say on 1st of January 2020. If he withdraws on 1st January 2020, that means on this that is excess is what, 20 lakh, on this 20 lakh also. On this 20 lakh also, this 20 lakh, okay, not 20,000 lakh, 20 lakh TDS would be applicable. Okay, TDS would be applicable. Then second analysis, what comes to my mind is this provision. The provision of this section applies if aggregate cash. This apply if aggregate cash that is withdrawn from one or more account maintained with the bank, cooperative bank, post office exceeds 1 crore। मतलब एक या एक से ज़्यादा अकाउंट से भी अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉ किए हैं, तो दिस सेक्शन विल अप्लाई। That means if Mr. A, this is Mr. A, if Mr. A withdraws 60 lakh from one saving account and 30 lakh from another account and 20 lakh from another account, that means his overall aggregate withdrawal exceeds 1 crore and therefore it is chargeable to TDS। ये बात भी आई समझ में। थर्ड नंबर का पॉइंट हमारा क्या आता है? थर्ड नंबर का पॉइंट है this limit of 1 crore। When I'm talking about this limit, and that is the limit of 1 crore, this has to be seen for cash withdrawal made from all the branches. This 1 crore limit has to be seen from cash withdrawal, and this cash withdrawal from all branches. This cash withdrawal from all branches, ठीक है, all the branches of a bank, cooperative bank or post office। That means if suppose a company is having current account, he is having current account in PNB, that is Punjab National Bank,
ठीक है। इन पंजाब नेशनल बैंक 1 branch is in Mumbai, another branch in Delhi, third branch in Indore. They are having different branches all over the India. That means then also भले ही क्या है आपके अलग अलग जगह ब्रांचेस हैं, लेकिन यहाँ ओवरऑल विड्रॉल आपका देखा जाएगा फॉर काउंटिंग द 1 करोड़ लिमिट। काउंटिंग ऑफ व्हाट? 1 करोड़ लिमिट आपके हर ब्रांचेस को देखना है। तो फर्स्ट इज रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों पे एप्लीकेबल है, एक या एक से ज़्यादा अकाउंट हो, एग्रीगेट बेसिस पे देखना है एंड ऑल ब्रांचेस के लिए देखना है। हाउएवर, लेकिन यहाँ याद रखना, इफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। If your cash withdrawal is from two different banks, this is same bank, that is PNB, this is same bank and that is PNB का मुंबई ब्रांच, PNB की दिल्ली ब्रांच, PNB की इंदौर ब्रांच। However, if the withdrawal is from two different bank, if the withdrawal is from two different bank, two cooperative bank, then इट शैल नॉट बी एग्रीगेटेड। अब एग्रीगेट नहीं होगा मीन्स सेम बैंक को देखना है, सेम बैंक की ब्रांचेस देखनी है। अगर दो डिफरेंट बैंक है तो दो डिफरेंट बैंक की आपको उनकी ब्रांचेस को ओवरऑल टोटल करना है, ना कि सारी की सारी ब्रांचेस को टोटल करोगे डिफरेंट बैंक्स की। So here if there are two different bank, if there are two different cooperative bank, then the withdrawal will not be aggregated. Therefore suppose हमारे दो अकाउंट से, एक SBI में है एक PNB में है, one is in SBI, one is in PNB. Here we withdraw 60 lakh, here we withdraw let's say okay 50 lakh, here we withdraw what 50 lakh. ऑल्दो इन एग्रीगेट तुम बोलोगे अरे ये तो 1 करोड़ एक्सीड हो गया, बट नो, बिकॉज देयर आर टू डिफरेंट ब्रांच, डोंट मिक्स अप द टू डिफरेंट बैंक, डोंट मिक्स अप, डोंट एग्रीगेट द विड्रॉल ऑफ टू डिफरेंट बैंक्स। दिस इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, यहाँ पे गलती नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, ठीक है। आगे बढ़े। यस मैम, तो यहाँ तक की बातें आपको आ गई हों तो यहाँ पे मैंने लिखा है सब कुछ, सेम बैंक का एग्रीगेट होगा, ऑल ब्रांच का, डिफरेंट बैंक का नहीं होगा एग्रीगेट। आई हैव ट्राइड कि एक एक चीज़ इन चार्ट में लिख दे, लेकिन समझना तो ज़रूरी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। यस मैम, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे वीडियोस अच्छे लगते हैं ना तो आई रियली वांट अ लाइक और अ कमेंट, दैट रियली मोटिवेट्स मी। एंड यहाँ पे मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सेल्फलेस होके मैं चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचे, बिकॉज अगर ये अटैम्प्ट किसी भी कारण से नहीं होता तो जब ये अटैम्प्ट हमारा होगा वेदर इन नवंबर, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अगर नवंबर में होता है तो हम क्लियर भी करेंगे और ऐसे क्लियर करेंगे कि लेवल ऑफ एनालिसिस हमारा एनहांस होना चाहिए, ना कि सिर्फ रट के या फिर कैसे भी शॉर्ट में पढ़ लिया फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हम पास हो गए, वो बात तो नहीं चाहिए। तो ये वीडियोस वही लोग देखना, क्लियर इंडिकेशन दे रही हूँ मैं, वही लोग ये वीडियो देखेंगे जो एक्चुअल में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप रिविज़न लेक्चर देखो, कहीं भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, मैराथन अवेलेबल है, सब कुछ है, बट डिटेल यहाँ पे डिटेल ही है। उसके बाद मैं लर्निंग लेक्चर्स अपलोड करूँगी। जब तक डिटेल नहीं आता, जब तक लर्निंग नहीं होती, जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, मैं लर्निंग पे नहीं जाती हूँ। 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी भी वीडियो में बताए थे, पहले अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, फिर रिटेंशन। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में तभी पहुँचेगा जब अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके बाद ही तुम लर्निंग कर सकते हो, ठीक है। चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे और एक एनालिसिस क्या है, दिस प्रोविजन ऑफ 194N इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1st September 2019, ओके। Now this is again our Mr. A. This Mr. A has withdrawn suppose 2 crore from his bank, that is PNB बैंक। PNB बैंक से भाई साहब ने 2 करोड़ रुपीस निकाले ऑन 1st July 2019। 1st July 2019, that means before the amendment that has been made under this act, that means no TDS, यहाँ पे कोई TDS नहीं आएगा, no TDS। However, then this Mr. A
withdraws, suppose 50 lakh, he withdraws 50 lakh on, let's say, 1st of December 2019. Now what would happen? Now he will be required to deduct TDS. यहाँ पे अब बैंक को TDS डिडक्ट करना होगा on 1.50 करोड़. On 1.50 crore, bank have to deduct TDS at the rate of 2%. At the rate of 2%, that comes to be around 3 lakh. That comes to be what? 3 lakh. Why मैम? क्यों? अभी तो आप बोल रहे थे इससे पहले का नहीं होगा. तो यहाँ बोला है एग्रीगेट लेना है. एग्रीगेट लेना है. एग्रीगेट का मतलब ये है कि यहाँ पे इससे पहले आप भले 3 करोड़ कर लो, लेकिन यहाँ पे इस दिन के बाद अगर आपने 10 लाख भी निकाले हैं तो यहाँ पे क्या होगा? ओवरऑल उस फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट करेंगे. यहाँ पे व्हाट दे विल डू, दे विल एग्रीगेट ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर. ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर में पूरा एग्रीगेशन किया जाएगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एग्रीगेट TDS will be deducted at the rate of 2%. TDS क्या होगा? डिडक्ट होगा at the rate of 2%. and this completes 194N. आया समझ में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कमेंट करेंगे, या फिर study_made_easy इज अ चैनल जहाँ पे क्या है डाउट पूछना है. राइट नाउ मैं थोड़ा सा बहुत बिजी चल रही हूँ आपके चार्ट्स वगैरह या दूसरी चीज़ों में, तो मुझसे कुछ बच्चों ने डाउट पूछा है जिनके मैं अभी डाउट के रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ. अमॉन्ग दैट वाज आई थिंक स्वाति. उसने भी मुझे 80 लाख से रिलेटेड एक डाउट पूछा था, बट लिटरली आई एम गोइंग बिजी नाउ डेज, तो मैं नहीं आपको सॉल्व कर पा रही हूँ. थोड़ा टाइम दो, आई विल सॉल्व दैट. बट अभी के लिए सो सॉरी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग भी है यहाँ पे भी, और मुझे बहुत जल्दी आपको ये कोर्स भी कवर अप कराना है, सो दैट यू विल गेट एटलीस्ट 1.5 मंथ और मोर कि आप पूरा DT रिवाइज करो, आप अच्छे से समझो. तो सारी चीज़ें देने के लिए आई नीड टाइम. ओके, चलो आगे बढ़ें. यस मैम, बिल्कुल बढ़ते हैं. तो यहाँ पे क्या कवर अप हो गया? यहाँ पे कवर अप हो गया ये सब. क्या सब मैम? ये देखो मैं बता देती हूँ आपको. TDS on payment basis, resident हो या नॉन रेसिडेंट, तो इट वॉज सैलरी, इट वॉज accumulated balance from recognized provident fund, it was winning from lottery, winning from horse race वगैरह की जो है उसमें winning है. then it was कैश विड्रॉल, देन इट वॉज कैश विड्रॉल. तो यहाँ पे अब आपको सारे सेक्शन याद होने चाहिए. दैट वॉज 192, 192A, 194B, 194BB, 194N. एंड ओनली रेसिडेंट वाला एक पार्ट आता है जहाँ पे हमें रेसिडेंट के लिए पेमेंट बेसिस पे विड्रॉल करना है, एंड दैट इज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 194DA. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट इज 194DA. तो इतना आई होप यू हैव बीन एबल टू लर्न विथ मी नाउ. Now moving forward, can you see the next bifurcation? Then next bifurcation is related to credit or payment basis, whichever is earlier, for resident and non-resident both. Credit and payment basis, whichever is earlier for resident as well as for non-resident. So let us start with this bifurcation, that is credit and payment basis, whichever is earlier for resident as well as non-resident. Give me a 2 minutes break for water. You also take water, stay hydrated and stay at home. Okay, now 194G is about what? 194G is on TDS on commission. Commission is paid. Okay, so TDS on commission on sale of lottery ticket. When there is lottery ticket and lottery ticket is sold and any commission is received, and whether you sell this lottery ticket to a resident, whether you sell this lottery ticket to a non-resident, that does not matter. So here any person, just a minute, wait. Okay, here any person, okay, if any person is responsible for paying to any person responsible for paying to any person who is or has been, a person who is or has been what? Stocking, distributing, purchasing or selling the lottery tickets.
अब क्या हुआ, सपोज करो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है। अब जिसको आप दे रहे हो, कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन किसी और पर्सन को लॉटरी टिकट देता है। अब वो पर्सन क्या करता है, या तो स्टॉक में रखता है लॉटरी टिकट, डिस्ट्रीब्यूट करता है, परचेस करे या सेल करे, जो भी है, ठीक है। अब क्या हुआ, एनी इनकम बाय वे ऑफ कमीशन, रेम्यूनरेशन, प्राइस ऑन सच टिकट। अब ये जो पर्सन जिसने चाहे अब स्टॉक में रखी टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, परचेस कर रहा है, सेल कर रहा है, दिस पर्सन इज गेटिंग वॉट एवर कमीशन मिल रहा है उसको किस चीज़ पे। सपोज करो क्या हुआ, ये जो लॉटरी इस इंसान ने खरीदी, द पर्सन हु हैज परचेस्ड दिस लॉटरी, ये लॉटरी का नंबर निकल जाता है, मतलब ही विंस द प्राइज है, इसे क्या मिला, प्राइज मिल गया। तो या तो प्राइज हुआ, या फिर इसको आप प्राइस का नाम दे दो, या फिर इसको कमीशन का नाम दे दो, वेदर इट इज़ प्राइस, वेदर इट इज़ व्हाट, कमीशन, या फिर आप इसको क्या दे दो, रेम्यूनरेशन कह दो, या फिर आप इसको क्या कह दो, रेम्यूनरेशन कह दो ऑन सच टिकट। उस टिकट पे कुछ प्राइस, कमीशन, रेम्यूनरेशन अगर किसी पर्सन को मिलता है इन एन अमाउंट, एंड ऐसा कुछ अमाउंट, वॉट एवर नेम कॉल्ड, इसे आप प्राइस बोलो, कुछ भी बोलो, वॉट एवर नेम कॉल्ड, इट इज वॉट एवर नेम कॉल्ड, किसी भी नाम से बोलो। इफ दिस पर्सन रिसीव्स आइदर प्राइज इन फॉर्म ऑफ प्राइज, इन फॉर्म ऑफ कमीशन, इन फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन ऑन दिस टिकट, ये जो टिकट जो उसने खरीदी इस पर कुछ भी अगर इसको मिल रहा है, एंड दिस इज मोर देन, इट्स मोर देन 15,000, मतलब ये कि सपोज ये पर्सन डिस्ट्रीब्यूट करता है टिकट या स्टॉक करता है, तो स्टॉक करने के लिए भी स्टॉक के ऊपर भी कुछ कमीशन मिलता है कि इतनी लॉटरी टिकट खरीद लो, आप दूसरों को चाहे बेचो, कुछ भी करो, तो इस टिकट पे भी आपको कमीशन मिलेगा। तो चाहे कमीशन मिले, प्राइस मिले, रेम्यूनरेशन मिले उन टिकट पे, इफ इट एक्सीड्स 15,000, if it exceeds 15,000, then at the time of credit or payment, क्योंकि ये कैटेगरी क्रेडिट पेमेंट की है, तो here 5% is required to be deducted, 5% is the tedious, and in fact if credit is made to any suspense account or any other name, किसी भी नाम से कहीं और यहाँ पे क्रेडिट भी हुआ है, तो that credit will be deemed as कि पेई के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, that credit will be deemed to be credited in the account of pay and 5% would be deducted. So till now we had completed 192, 192A, 194B, 194BB, 194N, 194DA। आप अगर रिकॉल कर पा रहे हैं, मैं सिर्फ सेक्शन नंबर बोल रही हूँ, इफ़ यू कैन रिकॉल ऑल दिस कि ये किससे रिलेट करता है, दैट मीन्स लेक्चर्स आर बेनिफिशियल फॉर यू। कमेंट मी ओवर हियर, ये सारे सेक्शन के आप नाम बोल दो, परसेंटेज आके लिख दो, दैट मीन्स बेनिफिशियल है लेक्चर, आप लर्न भी कर रहे हो साथ में, अदरवाइज छोड़ दो अभी इस लेक्चर को, फिर मत देखना आगे, ठीक है। अगर इतनी धीरे धीरे करके भी आपको इतना नहीं हो पा रहा है, तो या तो मेरी फॉल्ट है या तो आपकी फॉल्ट है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर छोड़ दो लेक्चर्स, आपको जो लगता है आप ऐसे अच्छे से पढ़ लो, बिकॉज पास होना ज़रूरी है। किसी फैकल्टी के व्यूज़ बढ़ा के या फिर किसी फैकल्टी को क्रेडिट नहीं दे के आपका ही पढ़ना ज़रूरी है। हम सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, पढ़ना तो अपने को ही है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने किया कौन सा, अभी किया 194G। चलो आगे कवर अप करते हैं, आगे क्या दिया है। नाउ इट हैज़ बिन गिवन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज 193, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्शन दैट इज 193। अब यहाँ से ये कैटेगरी भी स्टार्ट हो जाती है, एंड कैटेगरी सीधे स्टार्ट होती है क्रेडिट और पेमेंट रेसिडेंट के लिए, मतलब रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी आपकी फिनिश हो चुकी है। रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, क्रेडिट और विच एवर इज अर्लियर जो था ना, क्रेडिट पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, दैट कैटेगरी इज बीन फिनिश्ड ओवर हेयर। अब हमारी न्यू कैटेगरी है क्रेडिट पेमेंट विच एवर इज अर्लियर टू द रेसिडेंट, और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे with category with the section that is 193. So let us start with 193, and 193 क्या कहता है, according to section number 193, तो यहाँ क्या बोला है, person responsible for paying to, and now we have moved toward the category of resident only, so it is credit or payment whichever is earlier to a resident, credit payment whichever is earlier to a resident. We have moved towards it, yes. So let us start now.
a person, this is a person who is responsible for paying to a resident income that is interest on security. Income that is what? Interest on security. Income that is what? Interest on security. I think I have chosen a wrong pen. Just a minute. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, एट टाइम ऑफ क्रेडिट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, आपको क्या करना होगा? अरे क्या दिक्कत है? ओके, विच एवर इज अर्लियर, आपको क्या करना होगा? यू हैव टू डिडक्ट टैक्स. सो बेसिकली इफ यू आर अ पर्सन हु इज गिविंग इंटरेस्ट, बेसिकली you are a person who is giving interest and interest is on the security, then TDS at the rate of 10% is required to be deducted. TDS at the rate of 10% required to be deducted on interest payable. On what? On interest payable. TDS at the rate of 10% is required to be deducted. That is written over here in the charts. When credit or pay, whichever is earlier, 10% of interest payable TDS is to be deducted. Even if the interest is credited, if there is credit to interest payable account or any suspense account, it will be deemed that it has been credited to the account pay. It will be deemed that it has been credited to what? Account pay. Now there are certain exceptions over here. There are certain exceptions, and the first exception is, there are certain exception, and I think we have done this section. तो मैं quickly क्या करती हूँ, 193 section आपको बता देती हूँ, because in the previous lecture we have already done this section, that is part number 1. तो हम time waste नहीं करते. तो here if there is an individual HUF, अगर individual है HUF है, there is individual HUF, ठीक है, and they are resident, ठीक है, they are what? They are resident. So individual HUF who are resident and on debenture they issue, and a company issues a debenture, and on this debenture which is issued by a company, that is what? A company that is public substantially interested. ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, इस कंपनी ने क्या किया? डिबेंचर इशू किए. इन डिबेंचर्स पे इन इंडिविजुअल या फिर HUF हु इज अ रेसिडेंट, दे गेट इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट इज पेड बाय अकाउंट पे चेक, एंड द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट इज नॉट मोर देन 5,000. It is not more than 5,000, then no TDS is deducted. ठीक है, तो रेसिडेंट हो, इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल HUF रेसिडेंट, कंपनी सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, पब्लिक जिसमें सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, दे इशू डिबेंचर, ऑन डिबेंचर इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट अकाउंट पे चेक से पे हो रहा है, एज वेल एज 5,000 एक्सीड नहीं करता है, इन दैट केस नो TDS वुड बी डिडक्टेड. इन दैट केस नो TDS वुड बी डिडक्टेड. नाउ डिबेंचर नहीं, नाउ देर इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी. देर इज नो डिबेंचर, देर इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय कंपनी इन डीमैट फॉर्म. This is listed in recognized stock exchange. Listed है recognized stock exchange में, that means कोई भी कंपनी, it's only about company, कंपनी ने सिक्योरिटी इशू की, सिक्योरिटी डीमैट फॉर्म में है, सिक्योरिटी डीमैट फॉर्म में है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है सिक्योरिटी पे, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस ऑफ पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ पे, नो TDS वुड बी डिडक्टेड. देन TDS डिडक्ट नहीं होगा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का, अगर सिक्योरिटी है तो नो TDS वुड बी डिडक्टेड. हाउएवर इफ देर इज 7.75% सेविंग बॉन्ड है और यहाँ इंटरेस्ट 10,000 से अबाव पे करते हैं, 7.75% का सेविंग बॉन्ड है एंड यहाँ पे इंटरेस्ट इफ मोर देन 10,000 इज पेड, देन TDS एट द रेट ऑफ 10% वुड बी डिडक्टेड. तब TDS एट द रेट ऑफ 10% डिडक्ट होगा. अदरवाइज अगर आप किसको पे करते हैं, अदरवाइज इफ़ यू पे टू इंश्योरेंस कंपनी, अगर किसको पे कर रहे हैं, इफ़ यू आर पेइंग टू होम, इफ़ यू आर पेइंग टू इंश्योरेंस कंपनी, ये रहा, इफ़ यू आर पेइंग टू इंश्योरेंस कंपनी LIC GIC को पे कर रहे हैं, या फिर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे नो TDS वुड बी डिडक्टेड. हेयर नो TDS वुड बी डिडक्टेड. ओके,
सो दिस वॉज 193. सो बेसिकली फिर से एक बार रिवाइज करो, 192, 192A, 193 अभी हमने किया. देन वी हैव डन 194B, 194BB, 194DA, देन 194N वी हैव कवर्ड. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू कवर व्हाट? वी आर गोइंग टू कवर 194D. We are going to cover what? 194D. Again a small section, and 194D क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू 194D, 194D के अकॉर्डिंग बहुत छोटी सी बात बोली गई है कि इफ़ एनी पर्सन, ठीक है, एनी पर्सन जो क्या करता है, पे कर रहा है, अ पर्सन इज पेइंग, किसी पर एक पर्सन है, कोई भी पर्सन अगर पे कर रहा है किसी पर्सन को, पेयर इज एनी पर्सन, ठीक है, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन पेयर हो सकता है, बट ही इज पेइंग टू अनदर पर्सन फॉर सॉलिसिएटिंग और प्रोक्योरिंग द बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस. अब ये रेसिडेंट को ही पे कर रहे हैं. आपको याद होना चाहिए हमारी कैटेगरी अब चल रही है पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर टू रेसिडेंट. सो इन दिस इंश्योरेंस कमीशन, ठीक है, इंश्योरेंस कमीशन पे हो रहा है किसी पर्सन को हु इज सॉलिसिएटिंग और प्रोक्योरिंग द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस. देन इफ द कमीशन, if the amount of commission or aggregate amount of the commission, if the amount or aggregate amount of commission is not more than 15,000, if the amount or aggregate amount of commission is not more than 15,000, in that case no TDS would be deducted, else TDS would be deducted. However, here ये 15,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर है, एंड ड्यूरिंग द ईयर आपको लगता है कि ठीक है आपको 70,000 सपोज मिल रहा है कमीशन, यू आर गेटिंग कमीशन एज 70,000. हियर यू आर गेटिंग व्हाट? कमीशन एज 70,000. बट आपकी जो टोटल इनकम है, आपकी जो टोटल इनकम है, वो टोटल इनकम सपोज आपका 2,50,000 आपका क्या है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है. तो आपकी इस 70,000 को इंक्लूड करने के बाद भी जो इनकम होती है इट्स नॉट मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, उससे ज़्यादा नहीं जा रही है. तो इन दैट केस 15G फॉर्म में आप डिक्लेरेशन दे सकते हैं. एंड इफ़ यू आर सीनियर सिटीजन तो 15H में डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड, तब भी TDS डिडक्ट नहीं होगा अंडर 194D. Then also no TDS would be deducted under 194D. बेसिकली हमने अभी 194D तक कर लिया. अब हम आते हैं 194A, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्शन, जहाँ पे आपको एनालिसिस बहुत अच्छे से मेरा सुनना है, बिकॉज अगर एनालिसिस नहीं सुना तो आपके लिए ये सेक्शन पढ़ना इतना काम का नहीं रहेगा, बिकॉज बेसिकली नॉर्मल चीज़ें तो आप वैसे भी समझ चुके हो, आपको पता है इन सेक्शन की. तो लेट अस स्टार्ट विद 194A. ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, एक बार में सब कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज सब कुछ छूट जाएगा. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. वेट, so let us start with 194A. We are starting with 194A. Okay, in this 194A there is TDS. TDS on what? TDS on interest other than security. ठीक है, TDS on interest other than interest on security. TDS on interest other than interest on security. It's all about the section इस बारे में. And again credit और payment whichever is earlier. और यहाँ पे भी payment किसको है? Here also the payment is to resident. Here also the payment is to whom? It is to resident. ठीक है, यहाँ तक तो बात I think समझ में आती ही है, कुछ बात है ही नहीं क्योंकि. Now एनी पर्सन, सबसे पहले आता है एनी पर्सन. इफ एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेसिडेंट income by way of interest other than the interest on security, any person, but this any person includes individual HUF if उनकी 44AB की लिमिट exceed होती है.
इफ इंडिविजुअल है एच है एंड इंडिविजुअल एच की 44 AB की लिमिट एक्सीड हो रही है, इफ द लिमिट ऑफ 44 AB दैट मीन्स इनका ऑडिट होता है 1,50,00,000 की लिमिट है, तो यहाँ पे अगर 44 AB की लिमिट एक्सीड होती है इंडिविजुअल एच की, तो यहाँ एनी पर्सन में इंडिविजुअल एच विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड. दैट मीन्स if any person including individual HUF, if they are being audited, they are covered under audit. If they pays to any other person, if they pays to any other person who is resident, they pay to any other person who is resident amount that is interest on other than interest on security, and interest दे रहे हैं लेकिन other than interest on security, then at the time of credit, then at the time of credit or payment, at the time or credit, at the time of credit or payment, whichever is earlier, TDS is required to be deducted at the rate of 10%. TDS is required to be deducted at the rate of 10% on amount of interest that is paid. 10% on the amount of interest that is paid. Now, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली बोला है कि हमें तो अगर इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है तो 10% का TDS काटना है. अगर यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे बोला है कि सबसे पहले अब सुनो, इन जनरल तो बोल दिया कि आपको क्या करना है. इन जनरल यू हैव टू डिडक्ट TDS आपको 10% पे डिडक्ट करना है. बट यहाँ पे क्या बोली है, एक और चीज़ बोली है, TDS would also be deducted on fixed deposit. TDS fixed deposit पे भी deduct होगा because it is interest other than interest on security. It is interest other than interest on security. That means TDS would be deducted on fixed deposit. Then TDS would also be deducted on recurring deposit. TDS would also be deducted on recurring deposit because again it is interest other than security. अगेन इट इज़ वॉट इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी, तो रिकरिंग डिपॉजिट पे भी डिडक्ट होगा TDS. ठीक है. एंड दिस FD दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट इज विथ वॉट, इट इज़ विथ बैंक. अगर बैंक के पास है तो डिडक्ट होगा, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो कोऑपरेटिव बैंक के पास ये रिकरिंग डिपॉजिट FD है तो डिडक्ट होगा. यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम. इसका मतलब यहाँ तक तो एक प्लेन उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे FD हो या रिकरिंग डिपॉजिट, वेदर इट इज़ विद बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये तो डिडक्ट करना ही है. देयर इज़ नो डाउट इन दैट. लेकिन अब वो मूव करते हैं एक्सेप्शन पे, और यहीं से बात हमारी स्टार्ट होती है एनालिसिस की भी. यहाँ पे वो कुछ एक्सेप्शंस बता रहे हैं. दे आर टेलिंग सर्टेन एक्सेप्शंस, एंड एक्सेप्शंस का मतलब है इन दिस केस नो TDS वुड बी डिडक्टेड. इन दिस केस नो TDS वुड बी डिडक्टेड. तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या दे के रखा है कि व्हेन नो TDS इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ वही बोला था, एनी पर्सन इंडिविजुअल HUF इफ अगर सेल्स, ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर एक्सीड्स द लिमिट दैट इज बिन गिवन इन 44AB इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, ये सब तो हम जानते हैं. 10% हमें डिडक्ट करना, ये भी हमें समझ में आ गया. ऑन फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट वेदर विद बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, यहाँ तक समझ में आया. क्रेडिट इंक्लूड सस्पेंस अकाउंट में गया या इंटरेस्ट पेबल अकाउंट में गया, इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन क्रेडिटेड. यहाँ तक तो बात समझ में आई. अब एक्सेप्शंस पे हम मूव करते हैं. तो एक्सेप्शंस में क्या बोला है वो ध्यान रखो. एक्सेप्शन की बात बड़ी अलग है, यहाँ पे देखना. एक्सेप्शन कहता है इफ द अमाउंट पेड or the aggregate in the financial year, if the amount paid or the aggregate in financial year, amount जो पे किया और the aggregate that has been paid in the financial year, if it does not exceed 40,000, if it does not exceed 40,000, and 40,000 for time deposit, 40,000 for deposit, 40,000 for the time deposit and 40,000 for the deposit, and this time deposit could be with banking company, cooperative bank, and this deposit with the post office, deposit with post office. यहाँ टाइम डिपॉजिट बैंक के साथ हो सकता है, कोऑपरेटिव बैंक के साथ हो सकता है.
टाइम डिपॉजिट जो है बैंक के साथ हो, कोऑपरेटिव बैंक के साथ हो, एंड इस पे अगर इंटरेस्ट 40,000 तक है तो नो टीडीएस वुड बी डिडक्टेड। लेकिन अगर सिंपली पोस्ट ऑफिस के साथ आपका डिपॉजिट है, किसी भी तरह का डिपॉजिट आप पोस्ट ऑफिस के साथ कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर सीनियर सिटीजन स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी क्या करना है, 40,000 की लिमिट देखनी है। तो 40,000 की लिमिट इज एप्लीकेबल टू पोस्ट ऑफिस, 40,000 की लिमिट एप्लीकेबल टू बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, 40,000 की लिमिट इज एप्लीकेबल टू पोस्ट ऑफिस इफ डिपॉजिट इज मेड अंडर अ स्कीम एंड दैट इज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। हाउएवर 40,000 की लिमिट इज एप्लीकेबल टू टाइम डिपॉजिट if it is with bank or if it is with cooperative bank। ठीक है, अब ये जो टाइम डिपॉजिट है, दिस टाइम डिपॉजिट कुड बी फिक्स्ड एज वेल एज रिकरिंग डिपॉजिट। दिस टाइम डिपॉजिट, ये जो हम टाइम डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, दिस टाइम डिपॉजिट विद द बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, इट कुड बी फिक्स्ड, इट कुड बी रिकरिंग डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट बोले तो फिक्स्ड भी हो सकता है, रिकरिंग भी हो सकता है। एंड फॉर सीनियर सिटीजन, अगर सीनियर सिटीजन ने एफडी कराई या फिर रिकरिंग डिपॉजिट कराया तो लिमिट वुड बी 50,000, देन द लिमिट वुड बी 50,000। मतलब इसके अलावा यहाँ पे इसके अलावा अगर कोई और केस आता है तो 5,000 वुड बी लिमिट। इसके अलावा कोई और केस आता है तो कितनी लिमिट होगी, देन द लिमिट वुड बी 5,000। इतना अभी हमें समझ में आया। तो हमें क्या समझ में आया, देयर इज़ टाइम डिपॉजिट, देयर इज़ व्हाट टाइम डिपॉजिट। अब ये टाइम डिपॉजिट जो है, ये टाइम डिपॉजिट कहाँ हो सकता है, इट कुड बी विद बैंक, इट कुड बी विद कोऑपरेटिव बैंक। दिस टाइम डिपॉजिट कुड बी फिक्स्ड डिपॉजिट, इट कुड बी रिकरिंग डिपॉजिट, इट कुड बी फिक्स्ड, इट कुड बी रिकरिंग डिपॉजिट। यहाँ पे 40,000 की लिमिट है, बट दिस 40,000 लिमिट वुड गेट 50,000 अगर सीनियर सिटीजन है। लेकिन अगर क्या है, यहाँ पे स्कीम है, कौन सी स्कीम है, पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में कोई डिपॉजिट किया, दैट डिपॉजिट इज अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, देन इस केस में क्या होगा, यहाँ जो लिमिट है, दैट लिमिट वुड बी 40,000। हेयर ऑल्सो द लिमिट वुड बी 40,000, बट यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के लिए बोला है। यहाँ पे क्या है, इट इज़ अबाउट पोस्ट ऑफिस। यहाँ तक तो बात समझ में। और इसके अलावा एनी अदर केस है, इफ़ देयर इज़ एनी अदर केस इट वुड बी 5,000। इसके अलावा कोई केस है तो दैट इज़ व्हाट 5,000। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो एक्सेप्शन अभी और है। यहाँ एक्सेप्शन में भी और क्या बोला, यहाँ एक्सेप्शन में बोला है, if it is paid to banking company, if it is what paid to banking company, if the interest is paid to whom, if interest is paid to banking company, to cooperative society, to financial corporation, to LIC, to unit trust, to company or cooperative society that is carrying on the business of insurance, that is carrying on the business of insurance, then it is to banking company को दो, कोई TDS नहीं है, cooperative society के लिए कोई TDS नहीं है, financial corporation है, LIC है, यूनिट ट्रस्ट है, या फिर कोई भी ऐसी कंपनी जो बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस करती है, कोई TDS नहीं है। फर्म अगर पार्टनर को देती है TDS नहीं है, दैट वी नो, ऑलरेडी नो कि फर्म अगर पार्टनर को इंटरेस्ट वगैरह देती है, रेम्यूनरेशन देती है, दैट बिजनेस इनकम में टैक्सेबल हो जाता है, यहाँ पे कोई TDS नहीं आएगा। नाउ अगर डिपॉजिट किया किसी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को, डिपॉजिट किसका है, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट हमने प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी में डिपॉजिट किया, या प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी में, या फिर कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज, या फिर कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट, यहाँ पे डिपॉजिट किया, इंटरेस्ट आया, नो TDS। सेविंग अकाउंट पे नो TDS, या फिर डिपॉजिट अंडर द स्कीम ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, उस पोस्ट ऑफिस की स्कीम में हमने कुछ भी डिपॉजिट किया, चाहे वो मंथली इनकम हो, या किसान विकास पत्र, या इंद्र विकास पत्र, या नेशनल सेविंग, नो TDS। या फिर इनकम टैक्स एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट देता है, अगर रेसिडेंट को इंटरेस्ट दिया तो रेसिडेंट के इंटरेस्ट पे नो TDS, बट अगर नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट है तो 195 में TDS कटता है। यहाँ तक अच्छे से बात समझ में आई, यस मैम, यहाँ तक अच्छे से बात समझ में आई, लेकिन अभी तक एनालिसिस नहीं आया है।
यहाँ तक मैंने आपको क्या क्या बोला कि एक तो आप टीडीएस भूल जाओ, टीडीएस क्या करो, भूल जाओ। टीडीएस आप कहाँ कहाँ भूल जाओ, 40,000 5,000 वाली लिमिट में भूल जाओ। 40,000 5,000, 40,000 में पोस्ट ऑफिस है, 40,000 में आपका बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है। बैंक कोऑपरेटिव बैंक में टाइम डिपॉजिट आता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम काउंट होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या फिर एलआईसी वाली कंपनी है, यूनिट ट्रस्ट की कंपनी है, नो टीडीएस। सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट देता है इनकम टैक्स को, तो इनकम टैक्स में अगर इंटरेस्ट दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, नो टीडीएस। अगर रेसिडेंट के लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए 195 में टीडीएस कटता है। पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के विकास पत्र है, नेशनल सेविंग स्कीम है, या फिर आपका इंद्र विकास पत्र है, या फिर मंथली इनकम है पोस्ट ऑफिस, नो टीडीएस वुड बी डिडक्टेड। या फिर डिपॉजिट किया प्राइमरी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे फोकस करो, यहाँ पे एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, या फिर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है, या फिर लैंड मॉर्गेज बैंक है, या लैंड डेवलपमेंट बैंक है, तो इन सब पे अगर इन यहाँ पर सेविंग करके इंटरेस्ट मिलता है, नो टीडीएस। या फिर सेविंग अकाउंट पे अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सेविंग अकाउंट पे ऑलरेडी बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है, तो वहाँ अगर आपको इंटरेस्ट मिलता भी है तो नो 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 टीडीएस वुड बी डिडक्टेड, देयर विल बी नो टीडीएस, यहाँ पे कोई टीडीएस नहीं होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं हम, आगे क्या दिया है, आगे दिया है यहाँ पे एक चीज़ और बोली है, ये वाला आपको बहुत याद रखना है, क्योंकि इन केस अगर ये चीज़ आती है तो इट्स प्रोबेबल दैट यू विल मेक अ मिस्टेक। अगर ये उठा के दे दिया उनने बीच में से कहीं से, तो दैट्स प्रोबेबल दैट यू विल मेक अ मिस्टेक। कैटेगरी चल रही है क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, यहाँ पे अटेंशन बहुत देना, बिकॉज यहाँ से एनालिसिस स्टार्ट हो रहा है। तो क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, वी आर इन द कैटेगरी ऑफ दिस, एंड यहाँ पे भी रेसिडेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, पेमेंट टू द रेसिडेंट, देन क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, इतनी बात हमें पता है। However, now if I talk about interest is received, interest is received on compensation, there is any compensation, and on compensation interest is received, this compensation is given by motor accident claim tribunal, this compensation is what, this compensation is given by motor accident claim tribunal. So if there is interest on compensation that is awarded by motor accident claim tribunal, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल अगर आपको कंपनसेशन दे रहा है, कंपनसेशन पे आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इफ इट इज क्रेडिटेड, अगर क्रेडिट हुआ तो कोई टीडीएस नहीं है, क्रेडिट किया, यहाँ पे दो चीज़ें समझना, दो पॉइंट्स है। अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट करता है, आपके अकाउंट में क्रेडिट किया है, तो ऑन क्रेडिट देयर इज़ नो टीडीएस, लेकिन जब पे करता है इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट पे किया है उसने, तो ऑन पेमेंट अगर इंटरेस्ट 50,000 से ज़्यादा नहीं है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल आपको इंटरेस्ट दे रहा है ऑन कंपनसेशन, एंड दिस इनकम, ये जो अमाउंट है, द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ सच इनकम पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ये जो आपको अमाउंट पे हुआ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इनकम पेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन अमाउंट, और ये जो इनकम है, दिस इनकम ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट मोर देन 50,000 इन द फाइनेंशियल ईयर, ये पे हुई है, यहाँ क्रेडिट हुई तो क्रेडिट पे कोई टीडीएस नहीं है, लेकिन पे हो रही है और पे 50,000 से अबाव हो रही है। इफ इट इज पेड मोर देन 50,000, अगर ये 50,000 से अबाव पे हो रही है तो टीडीएस कटेगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे अब ये बात सुनना, यहाँ पे टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट है, क्रेडिट नहीं। यहाँ पे टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट है, क्रेडिट नहीं। क्यों? क्योंकि क्रेडिट का पॉइंट तो ऑलरेडी दे दिया कि ऑन क्रेडिट ऑफ दिस, ऑन क्रेडिट ऑफ व्हाट, ऑन क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट नो टीडीएस वुड बी डिडक्टेड। पर ये जो पॉइंट आपका आया है कि इनकम क्रेडिटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन अमाउंट, यहाँ कोई टीडीएस नहीं कटेगा, ये पॉइंट आया आपका सेक्शन नंबर 56 से। ये पॉइंट कहाँ से आता है? ये पॉइंट उठ के आता है आपका सेक्शन नंबर 56 से। मैम सेक्शन नंबर 56 यहाँ कहाँ से आ गया? सेक्शन नंबर 56 कैसे आया? लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पे क्या है, हम बात कर रहे हैं किसकी? सेक्शन नंबर 56। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 56, interest income received on compensation, if you receive interest income on compensation or enhanced compensation,
आइदर इट इज़ कंपनसेशन, किसी कंपनसेशन पे आपको इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रही है, या फिर एनहांस कंपनसेशन पे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। और एनहांस कंपनसेशन पे अगर क्या है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो this interest income shall be deemed to be income. This shall be deemed to be income in the year in which same has been received. तो ये income कब मानी जाती है according to section number 56, when received, when it is received, ये तब आपकी क्या मानी जाएगी, then it will be deemed to be your income. ठीक है, therefore the provision of 194A, इसीलिए just because of this, therefore according to this, यहाँ पे therefore the provision of 194A, therefore the provision of 194A, that is from interest payment of compensation awarded by motor accident claim tribunal, it shall be only at the time of payment. This should be what? At the time of payment, not at the time of credit, and only when it exceeds 50,000. Only when it exceeds what? 50,000. That means no deduction when the interest is announced or not paid. Interest credit हो, interest announce हो, या फिर interest not paid है तो no deduction. There would be no deduction. This is the logic. यहाँ पे 56 section है, इसके reason से आपको यहाँ पे क्या करना होता है, at the time of payment deduction करना होता है. दैट मीन्स दिस इज अ पॉइंट, ऑल्दो सारी चीज़ें क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर पे चल रही हैं, लेकिन ये पॉइंट पेमेंट बेसिस पे ही जाएगा इन विद इन 194A. इन विद इन 194A भी ये क्या है, क्रेडिट बेसिस पे ही जाता है. ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा अगर आपका क्या आता है, इंटरेस्ट पेड और पेबल बाय इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी है आपकी, या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी है, शेड्यूल बैंक है, विथ रिस्पेक्ट टू जीरो कूपन बॉन्ड अगर कोई इनकम पे कर रही है, इफ इनकम इज पेड पेबल बाय इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, शेड्यूल्ड बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी या शेड्यूल्ड बैंक इज पेइंग विथ रिस्पेक्ट टू जीरो कूपन बॉन्ड, इन दैट केस ऑल्सो क्रेडिट पेमेंट विच एवर इज अर्लियर बेसिस पे इट वुड बी टैक्सेबल. It would be taxable on credit or payment whichever is earlier basis पे टैक्स. सॉरी, यहाँ पे कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, ये एक्सेप्शन में है. तो जीरो कूपन बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर इंटरेस्ट पे होता है बाय इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, पब्लिक सेक्टर या शेड्यूल बैंक, तो यहाँ पे टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी. Now let me give you the analysis. Let me what? Give you the analysis. Interest by cooperative, interest by whom? Cooperative society, that is either a bank, or that's being different. अब एक cooperative society है, this is a cooperative society. Now if this cooperative society is acting as a bank, this cooperative society, ये cooperative society अगर एक बैंक की तरह act करती है, if this cooperative society being a bank, now the cooperative society, I'm repeating again and again that this cooperative society is a bank. तो बैंक के रिस्पेक्ट में बोला है, if the amount exceeds 40,000, if the amount on interest on FDR पे जो इंटरेस्ट रिसीव होता है, रिकरिंग डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रिसीव होता है, इफ़ इट एक्सीड्स 40,000, देन ओनली TDS वुड बी डिडक्टेड. देन ओनली व्हाट? TDS वुड बी डिडक्टेड. बट यहाँ पे अब ये जो इंटरेस्ट है, दिस इंटरेस्ट इफ पेड टू द मेंबर, if this interest is paid to the member of cooperative society, if this interest is paid to the member of cooperative society, तब भी TDS डिडक्ट होगा. if this interest is paid to other than the member of cooperative society, तब भी TDS डिडक्ट होगा. however member को पे हो, नॉन मेंबर को पे हो, this threshold limit of 40,000 is applicable. But if this interest is paid to another cooperative society, irrespective of the fact that the interest exceeds 40,000, no TDS would be deducted.
नो TDS वुड बी डिडक्टेड इवन दो 40,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट है, बट दिस इंटरेस्ट इज इफ पेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, वन कोऑपरेटिव सोसाइटी टू अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, नो TDS would be deducted. No TDS would be deducted. This is the first thing, that cooperative society being a bank. कोऑपरेटिव सोसाइटी बीइंग अ बैंक, दिस एग्जामिशन कंटिन्यूज, और ये चीज़ याद रखना, कभी गड़बड़ नहीं करके आना एग्जाम में. Then if this cooperative society, next point, if this cooperative society being primary agricultural society, or if it primary credit society or cooperative land or cooperative mortgage bank or cooperative land development bank, let बी द कोऑपरेटिव सोसाइटी या तो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी है, या प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है, या कोऑपरेटिव मॉर्गेज बैंक है, कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक है, या कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक है, यहाँ पे नो TDS ऑन एनी अमाउंट, here there will be no TDS on any amount of interest ऑन FDR रिकरिंग डिपॉजिट. अगर यहाँ पे FDR है, रिकरिंग डिपॉजिट है, सेविंग भी है, कोई TDS नहीं है, यहाँ पे कोई TDS नहीं है. नो TDS ऑन एनी अमाउंट. यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था ना कि अगर क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी किसको दे रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर प्राइमरी कौन कौन सी थी हमारी, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी है, क्रेडिट सोसाइटी, हमने अभी ये चीज़ समझी थी ना. तो यहाँ वही बोला है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी इनमें से कोई है तो यहाँ भले आप FD करवाओ, रिकरिंग डिपॉजिट करवाओ, सेविंग हो आपकी, कुछ भी हो, लेकिन इसके इंटरेस्ट पे कोई TDS डिडक्ट नहीं होगा. नो TDS वुड बी डिडक्टेड ओवर हियर. यहाँ कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होगा. दिस हैज़ बिन गिवन. देन आता है क्या, अगेन इफ दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, ना तो ये क्या है, बैंक है, ना कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैटेगरी में आती है, अदर देन दिस कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, अदर देन कैटेगरी, इसको कैटेगरी 1 दे देते हैं, इसको कैटेगरी 2 दे देते हैं, 1 और 2 के अलावा कोई कैटेगरी की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इन दैट केस इवन आप मेंबर को देंगे इंटरेस्ट, नो TDS. आप किसी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को देंगे, नो TDS, लेकिन किसी और अदर को देंगे, नॉन मेंबर को देंगे, तो TDS कटेगा, और वहाँ 5,000 की लिमिट आती है. देयर 5,000 लिमिट आ जाती है. और ये एनालिसिस कैसे आया, अब आप सारे पॉइंट्स जिन जिन में ये सब दिया है ना, FDR है, आपको दिया है प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी वगैरह, या फिर अदर वाली चीज़ें दी हैं, अब उसको पढ़ो, आप लिंक कर पाओगे कि एक्चुअल में हिडन एनालिसिस ये है, एक्चुअल में आपका हिडन एनालिसिस ये है, और इस तरह से आपको कभी क्वेश्चन आए तो सॉल्व करना है. सो सबसे पहले 40,000 की लिमिट है. अगर बैंक है कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है तो उस केस में क्या होगा, मेंबर हो या नॉन मेंबर एप्लीकेबल है, सिर्फ अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए नहीं है. बट प्राइमरी एग्रीकल्चर आती है, क्रेडिट आती है, कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज है, या फिर कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट है, उस केस में मेंबर हो या कुछ भी हो, यहाँ पे कहीं भी कोई TDS नहीं है. लेकिन अगर इनके अलावा कोई और कैटेगरी है तो 5,000 की लिमिट है, और चाहे फिर आप मेंबर को दो या फिर किसी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को दो, कोई TDS नहीं है. बट अदर्स के लिए 5,000 की कैटेगरी एप्लीकेबल होती है. अदर्स के लिए क्या कैटेगरी एप्लीकेबल है, 5,000 की कैटेगरी एप्लीकेबल है. दिस हैज़ बिन गिवन इन 194. ये सारी चीज़ें कहाँ दी है, 194A में दी है, और ये उसका पूरा एनालिसिस है. होप सही अच्छे से समझ में आया, लर्न हुआ. एक बार 192, 192A, 193, 194B, 194BB, 194N, देन आता है आपका 194A जो अभी हमने किया. ये सब रिवाइज करना है, कर लो, रफ में कर लो, लेकिन यहाँ पे जब चैप्टर ख़त्म होगा हमारे को क्या होना चाहिए, लर्निंग भी होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, क्योंकि रिटेंशन हम रिविज़न से कर लेंगे. ठीक है, चलो, लेट अस नाउ स्टार्ट विथ 194C. लेट मी सी द टाइम. Let us start with 194C, and 194C is about payment to contractor. Payment to contractor 194C, and what does 194C states us, let us understand. So
194C is about payment to contractor. Here, any person, let us just understand the concept. It's easy, but again, you have to pay attention to the analysis. You have to pay what attention to analysis. Here, what they are saying is they are saying one thing, and that is okay. Any person liable for paying any sum to any resident. Here again, you know one thing, that we are focusing on resident because payment or credit, whichever is earlier. If payment is made to a resident by any person, here saying that if any person makes payment to resident, who is carrying on what, who is carrying out any work that includes supply of labor for carrying out any work, who किसी ऐसे पर्सन को आप पेमेंट कर रहे हो जो कुछ काम कर रहा है, कैरिंग आउट एनी वर्क, दैट इज कैरिंग आउट एनी वर्क, एंड दिस वर्क includes supply of labor. This includes what? Supply of labor, that is done for what? That is done for एनी पर्सन. ठीक है, कोई भी वर्क करने के लिए अगर आप लेबर भी सप्लाई करते हैं तो यहाँ पे वो इंक्लूड होता है. इवन इफ लेबर इज सप्लाई, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इंक्लूड होता है. नाउ ये जो लेबर वगैरह सप्लाई हो रहा है, ये वर्क हो रहा है, दिस इज डन इन परसुएंस टू अ कॉन्ट्रैक्ट. ये क्यों है? जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रिंक वाटर. चलो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इन परसुएंस टू अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन में आपने लेबर सप्लाई किया या फिर कोई वर्क करके दिया, तो इन परसुएंस टू अ कॉन्ट्रैक्ट या तो लेबर सप्लाई कर रहे हैं या फिर यू आर डूइंग एनी वर्क. ठीक है, एंड दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्टर. This is a contract that is between contractor as well as a specified person, This is between a contractor or a specified person. So at the time of payment or credit, whichever is earlier, TDS to be deducted. At the time of payment, it could be what? Any person paying to any person who is carrying any work. That includes supply of labor. Then at the time of payment or credit, whichever is earlier, because we know we are doing that category, we have to deduct, that is the payer has to deduct 1% if the payment is done to individual HUF and 2% to other. If payment is being made to individual HUF, then deduct 1% and 2% if it is being given to person other than individual or HUF. Now, if it is given to whom? If it is given to any person, that is individual HUF. अगर आप इंडिविजुअल HUF को दे रहे हो लेकिन उनके पर्सनल पर्पस के लिए है, दैट इज फॉर पर्सनल पर्पस, देन पर्सनल पर्पस के केस में नो TDS वुड बी डिडक्टेड. पर्सनल पर्पस से TDS डिडक्ट नहीं होगा. लेकिन अभी एक सेक्शन और है 194M, दैट इज अ न्यू इंसर्शन. वहाँ हम कुछ चीज़ें अभी देखेंगे. ठीक है. नाउ इनफैक्ट इफ दिस इज ये जो पेबल है, द अमाउंट पेबल अकाउंट में जाए या फिर सस्पेंस अकाउंट में जाए, अमाउंट पेबल अकाउंट जो भी है उसमें अगर ये क्रेडिट होता है या सस्पेंस अकाउंट में, इट वुड बी डीम टू हैव बीन क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द पे. ठीक है. नाउ दिस 1% और 2% विल बी डिडक्टेड ऑन वॉट? ऑन पेमेंट. एंड ये पेमेंट कैसी होगी? जो जितना आप पे कर रहे हो उस बेसिस पे आपको 1 और 2% डिडक्ट करना है. You have to deduct 1%, you have to deduct 2% depending on what? On payment. और ये पेमेंट कैसी होगी? This payment would be इनवॉइस वैल्यू. जो इनवॉइस वैल्यू है वो, उसमें से आपको मटेरियल एक्सक्लूड करना है इफ़ इट इज़ सेपरेटली मैंशनड. एक इनवॉइस बनता है जिसमें मटेरियल अलग बताया है, जिसमें सर्विसेज या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो अलग मेंशन की है. तो सेपरेटली मेंशन करने के केस में क्या होगा? डिडक्शन ओनली
कॉन्ट्रैक्ट का जो पैसा है, कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट है, उस पे ही टीडीएस डिडक्ट होगा। एंड इफ इट इज़ नॉट मेंशन्ड सेपरेटली तो ओवरऑल अमाउंट जो है इनवॉइस का ऑन दैट टीडीएस वुड बी डिडक्टेड। पहली चीज़ तो ये, लेकिन अगर जो पेमेंट है, इफ़ द पेमेंट इज़ नॉट एक्सीडिंग 30,000, सिंगल कॉन्ट्रैक्टर को यू आर पेइंग टू अ सिंगल कॉन्ट्रैक्टर एंड पेमेंट डज नॉट एक्सीड्स 30,000, दैट मीन्स नो टीडीएस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। हाउएवर इन एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में हम एग्रीगेट करते हैं, इफ एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड्स 1 lakh, इफ द aggregate does not exceeds 1 lakh, no TDS is required to be deducted। अभी तो सिर्फ सिंपल टर्म्स में हम समझ रहे हैं, वी आर नॉट टू दी पॉइंट ऑफ एनालिसिस, अभी कोई एनालिसिस नहीं, सिर्फ जो लिखा है वो मैं समझ के मैं आपको समझा रही हूँ, इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट वर्क, तो वर्क क्या है ये हमें दिया है। इफ़ आई टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स सब कॉन्ट्रैक्ट। वर्क की बात करें तो एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग। गुड्स पैसेंजर कैरेज की बात कर लें तो गुड्स एंड पैसेंजर कैरेज बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी मोड हो, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक्सेप्ट रेलवे, इट इज़ ऑल्सो कवर्ड इन वर्क, यहाँ पे भी वर्क है। कैटरिंग इज अ वर्क, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ऑफ द प्रोडक्ट एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन, कस्टमर ने बताया मेरे को ऐसी पेंटिंग चाहिए, ऐसा ऐसा उसमें चाहिए, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द कस्टमर स्पेसिफिकेशन। एंड मटेरियल इज ऑल्सो गिवन बाय द कस्टमर, कस्टमर से ही हम मटेरियल परचेज कर रहे हैं, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। हाउएवर इफ यहाँ पे अगर किसी और पर्सन से अदर देन कस्टमर यू आर परचेसिंग द गुड्स टू कंप्लीट दैट वर्क that is specified by the customer, it will not be included here। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ तो कस्टमर ने अपना सामान दे दिया, कस्टमर हैज़ गिवन यू अ प्रोडक्ट, सपोज करो कस्टमर ने एक प्रोडक्ट आपको ये दे दिया, ही सेज इस पे मुझे वर्क करके दे दो, ये फैब्रिक है इस पे मुझे वर्क करके दे दो, वर्क का सारा सामान उसने दे दिया, दैट मीन्स जॉब वर्क, कहीं ना कहीं ये जॉब वर्क है, तो जॉब वर्क इज इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट, जॉब वर्क है एंड वर्क में कॉन्ट्रैक्ट में आता है ये। हाउएवर अगर किसी और से सामान खरीदा गया है, इफ मटेरियल इज परचेज फ्रॉम समवेयर एल्स, देन इट विल नॉट बी इंक्लूडेड, वो इंक्लूड नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट में। तो इन शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट बोले तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को पे करता है फॉर कैरिंग एनी वर्क, even supply of labor, with regard to the contract that is between contractor and specified person। That means what? On that payment 1%, 2% TDS is required to be deducted, 1% if it is individual, 1% if it is HUF, 2% if what it is other than individual, other than HUF। ठीक है, इतनी बात हमें यहाँ तक की समझ में आई। वर्क क्या है? टेलीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग है। वर्क क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग है। हमने ये कुछ चीज़ें देखी कि वर्क में क्या क्या होता है, तो यहाँ पे ये हमने देख लिया। कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनसे ही सामान खरीदना है, गुड्स पैसेंजर का कैरेज ट्रांसपोर्ट है, अदर देन रेलवे, दैट इज़ ऑल वर्क इज़। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम आते हैं ऑन एनालिसिस। नाउ वी आर ऑन द एनालिसिस। क्या एनालिसिस कर रहे हैं हम कि सबसे पहले अब हम देखते हैं, यहाँ बोला एनी पर्सन, तो एनी पर्सन तो हम समझ गए कि इट कुड बी एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है। फिर यहाँ पे बोला इट शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वी हैव अंडरस्टूड कि कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स सब कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। Then when it comes to work, we have seen the definition of work, but what is this specified person? ये specified person कौन है? तो specified person shall mean all person. Specified person can be any person, it includes all the persons. Specified person shall mean all person. It includes even central government, it includes even state government, इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन स्टेट, फॉरेन एंटरप्राइज, कोई भी हो सकता है। मतलब एनी पर्सन, इनफैक्ट गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर गवर्नमेंट ऑफ
फॉरेन स्टेट, गवर्नमेंट किसकी, गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन स्टेट या फिर गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, दिस इज ऑल, एनी पर्सन, किसी को भी पे किया कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, दैट इज इंक्लूडेड हेयर। बट अगर हम इंडिविजुअल एच की बात करते हैं तो हेयर इंडिविजुअल एच जो हम बोल रहे हैं जहाँ 1% वी हैव टू डिडक्ट, तो दिस इंडिविजुअल एच यहाँ डिडक्शन सिर्फ तब होगा इफ 44 AB इज फॉलोड। 44 AB का क्या एक्सीड होता है, इफ 44 AB का एक्सीड होता है लिमिट, तो ही ये लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल एच को देने पे 1% 1% कट करेंगे। दैट मीन्स इफ एनी पर्सन इज पेइंग एनी अमाउंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टू अर्न कॉन्ट्रैक्टर, ये स्पेसिफाइड पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्टर को कुछ भी दे रहा है तो ये स्पेसिफाइड पर्सन कोई भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनी फॉरेन स्टेट हो सकती है, कंट्री हो सकती है या फिर इंडिविजुअल एच बट दे यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑडिट, यहाँ उनका ऑडिट की कंप्लायंस होना चाहिए। दैट मीन्स लिमिट ऑफ 44 AB एक्सीड। We have seen over here in work that is goods carriage. So goods carriage means motor vehicle. Good carriage means what? It means motor vehicle. This we know till now. So let us now cover some analysis, and analysis में सबसे पहला point क्या है? The first point of 194C is that it does not distinguish between contract and subcontract. No distinction. There is no distinction between contract and subcontract. कोई differentiation नहीं है, दोनों एक ही हैं, ठीक है। Second, tedious rate for individual HUF is 1%, while other person it is 2%. We know that. Then here it includes what? It includes job work. यहाँ पे job work is included in the definition of work. If we see the expanded meaning, how expanded meaning अभी बताया था, ये fabric है, fabric पे अगर work करने को दे दिया तो goods ये इसने बता दिया कि मुझे किस तरह का work चाहिए, तो customer के according काम कर रहे हैं and customer is giving the material, it is giving the goods, तो this is what, this is job work, this is what, this is job work। तो if we see the expanded meaning of work, हम अगर expanded meaning work का देखते हैं तो it includes job work, it includes what, job work। So in this case invoice generate होगा, और यहाँ जो invoice generate हुआ है, if the cost of material अगर separately indicate किया है, material जो है separately indicate किया है कि कितने का है, separate इंडिकेशन है कि कितने का है, तो सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे ही TDS डिडक्ट होगा। और अगर यहाँ पे सेपरेट इंडिकेशन नहीं है, मतलब सेपरेटली नहीं लिखा है, तो होल ऑफ द इनवॉइस वैल्यू पे TDS डिडक्ट होगा, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लो। सपोज हमने बोला क्लॉथ दिया, यहाँ पे वर्क के लिए दिया, ठीक है, तो क्लॉथ दिया, वर्क करने के लिए क्लॉथ दिया, दैट इज़ ओके। तो ये जो वर्क करने के लिए क्लॉथ दिया, क्लॉथ इज़ ऑफ 30 लाख, सपोज 30 लाख का क्लॉथ है एंड जो वर्क है, वर्क का जो मटेरियल है दैट इज़ ऑफ अगेन 40 लाख, नहीं ठीक है 20 लाख का है, तो ओवरऑल 50 है। अलग अलग दिया है तो 30 लाख पे TDS कटेगा, और अगर ये अलग नहीं देके सीधे 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बता देते तो ओवरऑल TDS 50 लाख पे कट हो जाता, दैट इज इट। फिर यहाँ पे इसके बाद कुछ चीज़ें और कही गई हैं, और वो क्या है, दैट वी नीड टू कीप इन माइंड some other things that has already been told to us and that we need to keep in mind। And first is no TDS would be deducted, no TDS would be deducted if single payment टू कॉन्ट्रैक्टर, एक कॉन्ट्रैक्टर है, सिंगल पेमेंट टू अ सिंगल कॉन्ट्रैक्टर अगर हम बात करें, इफ इट इज 30,000, अगर एक्सीड नहीं होती 30,000 से, तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ सिंगल पेमेंट डज नॉट एक्सीड 30,000, इफ सिंगल पेमेंट डज नॉट
exceed 30,000. If the single payment does not exceed 30,000, then it means no TDS would be deducted. However, अगर aggregate की बात करें तो in aggregate during the financial year, aggregate during financial year, if it is up to 1 lakh और अगर ये 1 lakh exceed नहीं होता तो no TDS. Let us have some example on this. अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं और इसमें एग्जाम्पल इज सपोज आई एम गिविंग टू सिंगल कॉन्ट्रैक्टर, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्टर है एंड टू द सिंगल कॉन्ट्रैक्टर आई एम गिविंग हाउ मच 30,000. If I am giving 30,000 to a single contract, so when I am paying to a single contractor 30,000 in a year, 30,000, that means no TDS. If I pay to two contractors 30,000 each I am paying 30,000 in a year, again in a year, again no TDS because the limit is not being crossed. Now if I pay three contractors 40,000 each in a year, now TDS would be deducted and this TDS to be deducted on 1,20,000. Then single contract of 40,000, if I pay to one person 40,000 in a year, again deduction hoga. If I pay 5% only 15,000 each, 15,000 each to 5%, it does not crosses 1 lakh, so no TDS would be deducted. If I pay 6% को 20,000 I am paying each, it crosses 1 lakh in a year, so TDS would be deducted. If I pay 5 contractors 20,000, it's 1 lakh, no TDS because 1 lakh aggregate has not been crossed. Are you getting my point? So this is the case where you have to deduct TDS, where you have not to deduct TDS. Okay. Now let us come to another point. And what is that another point? See, this is 194C. Okay. Now after 194C here, where there is no deduction, it has been given to us कि कहाँ पे deduction नहीं होने वाला है under 194C, वो दिया है. Then there is some clarification और ये मैंने space यहाँ पे रखी है. ये space क्यों है? क्योंकि हम कुछ clarifications के साथ में क्या करेंगे, सर्कुलर करेंगे, कुछ जो केस लॉ हम बोलते हैं, केस लॉस करेंगे. तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली केस लॉ के यहाँ पे समरी लिख लेंगे, जो कंक्लूजन होता है वो लिखेंगे. क्यों ऐसा, क्या होगा इससे ये होगा कि एक बार जब आप मेरे ये चार्ट्स रिवाइज कर रहे होंगे, एक साथ आपके सारे केस लॉ भी यहाँ पे रिवाइज हो चुके होंगे. ओके, सो लेट अस डू व्हेन देयर इज नो डिडक्शन. So there will be no deduction of TDS. There will be no deduction of TDS. When there will be no deduction of TDS, if the sum is credited or paid or likely to be credited or paid during the previous year to the account of a contractor. अभी आप किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हो या कर चुके हो या करने वाले हो, और क्रेडिटेड और पेड टू द अकाउंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर, किसी कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में आप दे रहे हैं, एंड द कॉन्ट्रैक्टर is in the business of playing, it is in the plying, hiring or leasing good carriage. He is in the business of plying, he is in the business of hiring, he is in the business of leasing the goods carriage, he is in the business of leasing the goods carriage. If owns only 10 or less goods carriage, अगर गुड्स कैरेज भी है और ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को पैसा मिल रहा है जो गुड्स कैरेज तो करता है, बट ही हैज़ व्हीकल दैट इज 10 और लेस गुड्स कैरेज व्हीकल एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड ही फर्निशेज द डिक्लेरेशन अलॉन्ग विद द पेन टू द पर्सन हु इज मेकिंग द पेमेंट दैट ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड, उसका TDS डिडक्ट नहीं होना चाहिए. तो इन दिस केस नो TDS वुड बी डिडक्टेड.
कॉन्ट्रैक्टर या तो प्लाइंग में हो, हायरिंग में हो, लीजिंग ऑफ गुड्स, और लीजिंग ऑफ गुड्स हो तो जो गुड्स कैरेज व्हीकल है 10 और लेस होने चाहिए, एंड द पर्सन दैट इज द कॉन्ट्रैक्टर शुड गिव फर्निश्ड अ डिक्लेरेशन दैट ही हैज ओनली 10 और लेस व्हीकल ड्यूरिंग द एनी टाइम। एक बार भी अगर 10 से ज़्यादा हुए तो टीडीएस डिडक्ट होगा। प्रीवियस ईयर में एक दिन भी अगर 10 से ज़्यादा आपके पास व्हीकल गुड्स कैरेज व्हीकल है तो इट विल बी मोर देन वॉट, इट विल अट्रैक्ट द TDS। तो यहाँ पे उसे फर्निश करनी होगी डिक्लेरेशन और पेन देना होगा, और ऐसा करता है तो देयर विल बी नो TDS, देयर विल बी नो TDS। इतनी बातें समझ में आई? यस मैम, इतनी बातें तो समझ में आई। Now let us move forward. Let us move forward to circular number 9 2012. Let us move towards the circular number 9. Now you have to note the summary of it. Okay, circular 9 2012. What is this circular all about? This circular is about what? देखो एक सेकेंड, इसमें सबसे पहले एक क्लैरिफिकेशन कर लो। वी आर नॉट डूइंग दिस राइट नाउ, यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन आपको करना है। ये पहले हम ये क्लैरिफिकेशन का लिखेंगे। ये क्लैरिफिकेशन क्या है? सी, इफ आई टॉक अबाउट 194C दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर जो हमारी बात हो रही है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट की जो TDS की बात हो रही है, इफ आई टॉक अबाउट दिस सेक्शन दैट फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ ऑफ टैक्स, ये जो टैक्स डिडक्ट नहीं करना है, इट अप्लाइज ओनली टू द पेमेंट इन नेचर ऑफ ट्रांसपोर्ट चार्ज। यहाँ बोलता है दिस अप्लाइज ओनली टू द नेचर कि आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट चार्जेस से रिलेटेड कहा गया है। That no deduction of TDS should be made. It is applicable only to transport charges, whether paid by the person who is engaged in the business of transport. Although the person who is engaged in the business of transport, अगर ट्रांसपोर्ट बिजनेस में कोई पर्सन है और वो ही पेमेंट कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन का तो भी चलेगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वाला बिजनेस एक कॉन्ट्रैक्टर है जो काम, जिसका बिजनेस ही ट्रांसपोर्ट करना है चीज़ों को, उसने कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दिया है गुड्स को इधर से उधर ले जाने का, वो अगर ये बिजनेस वाला इंसान भी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता है, एंड दिस कॉन्ट्रैक्टर मे बी एंगेज्ड वेयर, इट मे बी एंगेज्ड इन लीजिंग द गुड्स, इट मे बी एंगेज्ड इन प्लाइंग, इट मे बी एंगेज्ड इन हायरिंग, अब वो कॉन्ट्रैक्टर कहीं भी एंगेज्ड हो, एंड ही इज़ एलिजिबल टू कंप्यूट इनकम अंडर 44E। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है 44E में अपनी इनकम कैलकुलेट कर सकता है, दैट मीन्स लेस देन 10 और लेस देन 10 गुड्स कैरेज है इसके पास। ही फर्निशेज द डिक्लेरेशन, ही गिव्स द पेन, ये सारी चीज़ें वो कर रहा है। तो यहाँ बोला है दिस नो डिडक्शन शैल अप्लाई ओनली टू ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। तब अगर ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ऑल्दो एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस करने वाला पर्सन भी पे कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर को, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को जो 44E के लिए एलिजिबल है, एंड दिस कॉन्ट्रैक्टर गिव्स अ डिक्लेरेशन एंड पेन। ठीक है, ओके। सेकेंड बात क्या बोली? This exemption for TDS is applicable only in respect of transportation charges that is received for plying, hiring, leasing of goods owned by the transporter. ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है ये कॉन्ट्रैक्टर रिसीव भी इन तीन में से किसी एक चीज़ के लिए करे, या तो प्लाइंग के लिए, हायरिंग के लिए या लीजिंग के लिए, इन्हीं कामों में से किसी एक के लिए वो अगर रिसीव कर रहा है तो TDS डिडक्ट नहीं होगा। Therefore, if a person receives payment in respect of plying, in respect of leasing, in respect of hiring, if he receives for this thing, अगर वो इन चीज़ों से के लिए रिसीव कर रहा है, and विच इज़ दिस गुड्स कैरेज, ये गुड्स कैरेज उसने ओन नहीं किया, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा एक बात समझना। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे जो बात है वो ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, दिस कॉन्ट्रैक्टर इज रिसीविंग दी चार्जेस, दिस कॉन्ट्रैक्टर इज रिसीविंग दिस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस either for plying, either for hiring, either for leasing of goods.
that is owned by the transporter. This transporter should own the things. उसकी खुद की होनी चाहिए. अगर उसके पास नहीं है, if he is not owning this thing, तो यहाँ वो exemption के लिए entitled नहीं है. That means he should own the things. और अगर उसके पास नहीं है, he is not owning the things, that is ये एग्जेम्पशन के बारे में क्या बोला है, ये जो एग्जेम्पशन है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के लिए, दैट द पर्सन इज रिसीविंग फॉर आइदर अप्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग इज ओन्ड बाय ट्रांसपोर्टर. ये ट्रांसपोर्टर को ओन करना होगा. और अगर उसके पास नहीं है, इफ ही डज नॉट ओन द थिंग्स, देन ही कैन नॉट क्लेम द एग्जेम्पशन. ये पॉइंट नंबर 2 है. पहला तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के लिए यहाँ पे बोला गया है दैट नो डिडक्शन. किसके लिए? सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के लिए. और ये डिडक्शन तब मिलेगा व्हेन ही ओन्स इट. व्हेन ही ओन्स व्हाट? क्या ओन कर रहा है? जो गुड्स कैरेज है, गुड्स कैरेज उसको ओन करके रखने होंगे, तब ही उसे एग्जेम्पशन मिलेगी इस चीज़ से, डिडक्शन से. अदरवाइज ही विल नॉट बी गेटिंग एग्जेम्पशन. नाउ फिर आता है ये जो कंडीशन है, कंडीशन ऑफ नॉट ओनिंग मोर देन 10 गुड्स कैरेज बाय ट्रांसपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड ऑन द डेट ऑन विच अमाउंट क्रेडिटेड और पेड विच एवर इज अर्लियर. ये 10 वाली जो कंडीशन है, अब ये जो 10 वाली कंडीशन बोली है ना कि एटलीस्ट 10, उसके पास 10 से ज़्यादा गुड्स कैरेज नहीं होने चाहिए, 10 से ज़्यादा गुड्स कैरेज नहीं होने चाहिए, तो ये कंडीशन उसे उस दिन फुलफिल करनी है ऑन द डेट व्हेन द अमाउंट इज क्रेडिटेड और पेड विच एवर इज अर्लियर. यहाँ पे क्रेडिट या पेड विच एवर इज अर्लियर की डेट को अगर 10 से ज़्यादा है तो यहाँ पे फिर उसे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी. फिर आता है in case a transporter does not own 10 goods carriage on the date on which amount credited or paid, but becomes owner of 10 goods carriage after the previous year, then the payer shall not be required to deduct TDS. यहाँ बोला है ये जो रिक्वायरमेंट 10 गुड्स कैरेज की है, ऑन डेट कौन सी डेट को होनी चाहिए? क्रेडिट और पेड विच एवर इज अर्लियर की डेट को होनी चाहिए. बट सपोज करो इस दिन तो 10 नहीं थे, इसके बाद प्रीवियस ईयर निकलने के बाद 10 से ज़्यादा गुड्स कैरेज आ जाते हैं, तो तब कोई दिक्कत नहीं है. नो TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड. इस केस में कोई TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. लेकिन हाउएवर टैक्स शैल बी रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड. यहाँ पे टैक्स फिर भी डिडक्ट होगा. कब? फ्रॉम द पेमेंट मेड ड्यूरिंग दैट पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर during which transporter owned more than 10 goods. अगर ये प्रीवियस ईयर है, इस प्रीवियस ईयर में तो 10 से ज़्यादा गुड्स कैरेज नहीं थे, पेमेंट इसी ईयर में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. अब बाद में TDS डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन टैक्स डिडक्ट कब होगा? अगर पेमेंट प्रीवियस ईयर, पेमेंट मेड ड्यूरिंग दैट पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग विच, प्रीवियस ईयर के बाद क्या हो रहा है? 10 से ज़्यादा. प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर के बाद क्या हो रहा है? 10 से ज़्यादा उसके पास गुड्स कैरेज आ चुके हैं. एक सेकेंड, ये थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई, इसको आप क्लियर कर लो. ये प्रीवियस ईयर चल रहा है हमारा. इस दिन ये डेट है क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर की डेट है. ठीक है. इससे पहले तो 10 से कम थे इसके पास गुड्स कैरेज. इस डेट के बाद गुड्स कैरेज 10 से इसके पास क्या हो जाते हैं? मोर देन 10 हो जाते हैं गुड्स कैरेज. तो यहाँ अगर पेमेंट हो रहा है, तो अगर यहाँ पे पेमेंट हो गया इसी दिन, इसी टाइम जब उसके पास गुड्स कैरेज यहाँ पे 10 से कम थे, तो कोई TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. हाउएवर कुछ पार्ट क्या है, पेमेंट सपोज 10 लाख करना था, 7 लाख यहाँ पे हुआ, 3 लाख यहाँ पे हुआ, तो बोलते हैं tax shall be required to be deducted from the payment that is made during that part of the previous year during which transporter owned more than 10 goods carriage. अब यहाँ पे ये पार्ट जो 3 लाख आफ्टरवर्ड्स हुआ जब 10 से ज़्यादा गुड्स कैरेज है, तो इन 3 लाख पे क्या होगा? Here he is required to deduct what? TDS. यहाँ TDS डिडक्ट होगा. एंड यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, फॉर डिटरमाइनिंग द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सम क्रेडिटेड और पेड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द लिमिट ऑफ 1 लाख,
all the payment made during the financial year shall be taken into account. यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे क्या बोला है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसका नहीं है। अभी तक तो पहली बात क्या की कि ये जो नो डिडक्शन वाली बात है ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस के लिए है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस से डिडक्शन कभी मिलेगा, नो टीडीएस तभी मिलेगा जब वो ओन करता है, ओन नहीं करता तो नहीं मिलेगा। ये देखना होगा ऑन द डेट क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर के दिन आपको देखना होगा। क्या विच एवर इज अर्लियर के दिन आपको देखना होगा कि 10 कैरेज गुड्स कब है, व्हीकल कब है उनके पास, गुड्स कैरेज 10 या 10 से ज़्यादा कब देखने होंगे, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर की डेट को। उससे पहले कम है, पेमेंट पहले हुआ, नो टीडीएस, बाद में जितना पेमेंट हो रहा है उस पेमेंट पे क्या होगा, टीडीएस कटेगा अगर आफ्टरवर्ड्स 10 से ज़्यादा गुड्स हो जाते हैं। अब बोलता है यहाँ जितना भी पेमेंट हो रहा है ये पेमेंट में भी 1 लाख का एग्जेम्पशन लिमिट देखा जाएगा। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सम क्रेडिटेड पेड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग 1 लाख, यहाँ पे भी 1 लाख की लिमिट चेक की जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या बोला है, फॉर डिटरमाइनिंग द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सम क्रेडिट। अब एग्रीगेट हमें देखना है कितना सम क्रेडिट हुआ, कितना सम पे हुआ। 1 लाख निकालने के लिए इफ वी वांट टू सी क्रेडिट कितना हुआ, पे कितना हुआ, देन ऑल द पेमेंट मेड ड्यूरिंग द financial year shall be taken into account, including the amount credited paid during the period of financial year during which transporter was not owning more than 10 goods carriage। ये क्या बोल दिया मैम, ये क्या पढ़ा आपने, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। अरे ऐसे कैसे समझ नहीं आया, देखो हमें 1 लाख की लिमिट काउंट करनी है, एम आई राइट, क्योंकि 1 लाख के अबाव हुआ तो टीडीएस होगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं होगा, ये भी हम जानते हैं। अब ये जो 1 लाख है इसमें देखना है अमाउंट क्रेडिट, इसमें देखना है अमाउंट पेड। ये क्रेडिट कितना हुआ, अमाउंट पे कितना हुआ, ये हमें देखना है। तो यहाँ क्रेडिट और पे देखने के लिए हम वो टाइम का भी क्रेडिट और पेमेंट देखेंगे जब 10 से ज़्यादा या फिर 10 तक, 10 या 10 से कम इसके पास गुड्स कैरेज थे। अब ये क्या है, पूरा ईयर चल रहा है, ठीक है, ये ईयर है, इस ईयर में क्या हुआ, यहाँ पे 10 से कम क्या थे, गुड्स कैरेज। तो यहाँ जितना क्रेडिट पे हुआ ये भी काउंट होगा और इसके बाद जितना क्रेडिट और पे हुआ ये भी काउंट होगा और इन दोनों को मिला के 1 लाख का क्या देखा जाएगा, एग्जेम्पशन लिमिट। इन दोनों को मिला के क्या देखा जाएगा, 1 लाख का एग्जेम्पशन लिमिट। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको लेके दे देती हूँ। एग्जाम्पल क्या है, एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के पास 5 गुड्स कैरेज हैं। 5 गुड्स कैरेज कब से हैं, 1 अप्रैल 2019 से 31 अक्टूबर 2019। 1 नवंबर को उसने 6 और गुड्स कैरेज परचेस कर लिए, दैट मीन्स 10 से ज़्यादा हो गए। अब सपोज करो उसने अप्रैल से 31 अक्टूबर तक, अप्रैल से 31 अक्टूबर तक जितना भी क्रेडिट और पेमेंट किया वो प्लस बाद में जितना क्रेडिट और पेमेंट किया वो पूरा काउंट होगा और उसके बेसिस पे 1 लाख वाली लिमिट चेक की जाएगी। दिस इज व्हाट दिस क्लैरिफिकेशन स्टेट्स। तो यहाँ पे 4 पॉइंट है, ट्रांसपोर्टर ओन करना है, फिर इसके बाद है 10 से ज़्यादा व्हीकल हो जाएंगे तब टीडीएस डिडक्ट होगा, पार्ट पेमेंट वाली जो चीज़ें हमने बताई, और फिर ये 1 लाख वाली चीज़ें हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? यस मैम, यहाँ तक बात समझ में आई, नहीं आई तो फिर से एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, दिस इज समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट। ओके, अब इसके बाद आता है हमारा 194 सी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें जिसमें है सर्कुलर नंबर 9 2012। फिर आते हैं हमारे 2 जुडिशियल जजमेंट्स हैं, वो हमें देखने हैं। दे आर ऑल वेरी इजी, 5 मिनट्स मोर और हमारा ये ख़त्म। So we are basically now covering a circular that is 9 2012. Circular number 9 of 2012, that is about deduction of TDS, okay, deduction of tax at source on payment of gas transportation charges. Now gas transportation charges
ये जो हम पे करते हैं दैट इज पेड बाय द परचेसर ऑफ नेचुरल गैस टू द सेलर ऑफ गैस. Gas transportation charges given by purchaser. Okay, he is giving the charges to seller. Okay, now purchaser is giving this to seller, so would the TDS be deducted? तो simple सी बात यार यहाँ पे ये है, here there is no contract actually. Owner or seller of the gas sells as well as transports the gas. ये नेचुरल गैस है, ओनर सेलर क्या करता है, ये जो गैस है सपोज ये जो नेचुरल गैस है इसे क्या करता है, सेल करता है, एज वेल एज वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है. ही इज ट्रांसपोर्टिंग, ही इज सेलिंग बोथ. ठीक है, तो टिल द पॉइंट ऑफ डिलीवरी जो ओनरशिप है ट्रांसफ़र कब होगी, जब वो उसके पॉइंट ऑफ डिलीवरी तक ओनरशिप ऑफ दी गैस जो है परचेसर को ट्रांसफ़र कर दी जाती है. जैसे ट्रांसफ़र किया तो ओनरशिप भी उसको ट्रांसफ़र हो गई. तो ये गैस सिलेंडर सपोज करो जैसे ही इसको दिया, यहाँ पे देते से ही परचेसर को देते से ही क्या होगा, ओनरशिप भी ट्रांसफ़र हो जाती. तो एक चीज़ बताओ, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यहाँ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है. सीधी सी बात तो ये है, दिस इज जस्ट इन द नेचर. कौन सा नेचर है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इट्स नॉट एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट. ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. द बेसिक नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स एसेंशियली अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, नॉट अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट. ये कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है क्या, नहीं है. तो जब वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, तो सेल पे टीडीएस कभी नहीं आता है, तो यहाँ टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा. देयर विल बी नो टीडीएस डिडक्टेड इवन दो ट्रांसपोर्टेशन पे चार्जेस इफ पेड टू थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी को इस चीज़ के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आप पे कर दोगे, उसको नहीं पे करोगे तो भी डज नॉट ऑल्टर, ये ऑल्टर नहीं कर देगा, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ही है. ठीक है, पहली चीज़ ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है. अब लेकिन क्या हो गया, यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ बताओ, यहाँ पे अगर आप थर्ड पार्टी को पे कर रहे हो तो थर्ड पार्टी को पेमेंट करने में 194C तो एप्लीकेबल होना नहीं है, बिकॉज ये आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. आप दोनों कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट में आए हो क्या, नहीं, आप दोनों किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आए. या तो सेलर को आप पे कर रहे हो, सेलर को पे करना तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अगर आपने किया है तो यहाँ तो टीडीएस नहीं आएगा. आपने किसी और को ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ऑल्दो आप किसी और को पे कर रहे हो, तो ये एप्रोप्रिएट प्रोविजन जो एक्ट में होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ टैक्स आएगा. यहाँ पे 194C एप्लीकेबल नहीं होता है. 194C यहाँ पे क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है. तो दिस इज व्हाट, दिस इज सर्कुलर 9/2012. ठीक है, फिर एक छोटा सा केस लॉ है, बहुत ही छोटा है. 1 मिनट, देयर इज अ केस लॉ. और केस लॉ क्या है, ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड का. ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड का केस लॉ है. और ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड के केस लॉ में क्या बोला है, द सर्विस इज रेंडर्ड बाय होटल को टू कस्टमर. होटल क्या करता है, अपने कस्टमर को सर्विस रेंडर कर रहा है. होटल क्या करता है, अपने कस्टमर को सर्विस रेंडर कर रहा है. ठीक है, इन प्रोवाइडिंग होटल रूम. होटल रूम में वेरियस अलग अलग फैसिलिटीज़ है, जैसे ब्यूटी सैलून है, कार रेंटल है, हेल्थ केयर, वैसे अलग अलग चीज़ें क्या कर रहा है, अलग अलग एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, टू कैरी आउट एनी वर्क. ठीक है, तो क्या यहाँ 194C एप्लीकेबल होगा कि जो फैसिलिटी एमिनिटी होटल अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा है, क्या 194C में कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या वहाँ. तो यहाँ पे है कि अगर एमिनिटीज़ होटल अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है, इफ द होटल इज प्रोवाइडिंग द एमिनिटी टू द कस्टमर, इट डज नॉट मीन इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड देयरफॉर द प्रोविजन ऑफ टीडीएस नॉट अट्रैक्टेड. इट्स नॉट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो 194C वुड नॉट बी अट्रैक्टेड. ये 194C यहाँ अट्रैक्ट नहीं होता है. ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर 194C. यहाँ पे आपका 194C कंप्लीट होता है. इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट. इन द नेक्स्ट वीडियो दैट विल बी रिलीज टुमारो सेम टाइम 10 to 11 के बीच में आपको मिल जाएगा एक और वीडियो. उसमें क्या होगा, उसमें बाकी बचे सारे के सारे आपके जो सेक्शंस हैं, लाइक
आपका भी 194I है, 194J है, और छोटे मोटे भी 194M जो रिसेंटली आया है वो है। तो थोड़े बहुत और सेक्शंस है दैट वी विल कवर इन पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 में आपका एलिमेंट्री आता है, जैसे कि रिटर्न कब सबमिट करना है, लो रेट ऑफ TDS, ये वो सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाएंगी। सो इन 4 lectures we will be completing TDS. We will be completing TDS, and after TDS we will move towards the international taxation. इंटरनेशनल टैक्सेशन के कुछ वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे यूट्यूब पे, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन, आफ्टर दैट असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी एंड DT का भी ए एनालिसिस चैप्टर वाले सारे जितने चैप्टर्स है दैट इज कम्प्लीटली अवेलेबल ऑन यूट्यूब फ्रॉम माई साइड। ठीक है, चलो, तो स्टे पॉजिटिव, क्यूमुलेटिव रिविजन, समरी नोट्स, एंड हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, एंड स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।